हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। इस वीडियो में बेटे मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर कवर करके दे रहा हूं। सीए इंटर सेकंड ग्रुप एडवांस अकाउंट्स मई 22 एग्ज़ाम्स के लिए। और इंस्टीट्यूट ने ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ये मार्च 22 में इशू किया है और ये अभी मॉक टेस्ट पेपर 1 है। और सारे बच्चों को पता है रिविजनरी टेस्ट पेपर तो एक ही आता है एग्ज़ाम से पहले, लेकिन एमटीपी 2 आते हैं। तो ये सीरीज़ 1 है आपका। ये मार्च में आया था और एक एमटीपी और आएगा अभी अप्रैल में। जैसे ही आएगा शेयर कर दूंगा आपके साथ। वैसे तो आरटीपी और एमटीपी बच्चे को खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, पर आजकल का ट्रेंड है सर, बच्चे आरटीपी एमटीपी भी मांगते हैं डिस्कशन में, इसलिए सारे टीचर प्रोवाइड कर देते हैं। तो सर आज हम एमटीपी डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रुप 1 की सीए इंटर की अकाउंट्स की एमटीपी 1 मैं शेयर कर चुका हूं और ये हमारा एमटीपी 1 है एडवांस अकाउंट्स का। और एज़ यूजुअल बेटे वही 6 क्वेश्चन है इसके अंदर। आरटीपी में तो 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ये पेपर की तरह होता है, मॉक टेस्ट पेपर है ना। 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है और फिर 5 में से 4 करने होते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन टेस्ट करा देता हूँ। तरीका सारे बच्चों को पता है। जो क्वेश्चन क्लास बुक में से रिपीट होगा, अगर कोई क्वेश्चन क्लास बुक में है और वो रिपीट होगा, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन क्लास बुक में नहीं है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको गाइड करूँगा कैसे सॉल्व करना है। और जब मैं ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर आंसर दोनों की फाइल भी अटैच कर दूंगा। और आपको आईसीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब के गिवन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो आप। तो मैं बेटे इसमें क्या करूँगा, अभी पीछे से शुरू कराऊँगा इसको। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहा हूँ। 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या डिस्क्रिप्शन है इसका जी? इसका बेटे डिस्क्रिप्शन है 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन करने हैं हमने। 20 नंबर का क्वेश्चन है। 4 पार्ट है, 5-5 नंबर के हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं जी, कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं आपको रीड करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखते हैं ज़रा। क्लास में कितनी अंडरस्टैंडिंग की हमने, कितना दम है इस मॉक टेस्ट पेपर में, ऐसा क्या है जो हमने नहीं पढ़ा। सबसे पहले इन्होंने हमें ये जो क्वेश्चन है ये दिया AS20 में से, EPS में से, और ये पुराने RTP का क्वेश्चन है। ये RTPs का क्वेश्चन है। RTP मैंने कराए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपका रिवाइज हो जाएगा। मैं आरटीपी की रेफरेंस नहीं दूंगा आपको, क्लास बुक की रेफरेंस ज़रूर दूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि आरटीपी मैंने क्लास बुक में नहीं डाली हुई। आरटीपी के मैंने आपको वीडियोस पेन ड्राइव में दिए थे। अब आप कहाँ उन वीडियोस को छांटते फिरोगे। मैं क्वेश्चन दोबारा से आपको अभी रिवाइज करा देता हूँ, 5 मिनट का काम है। ये किया हुआ है हमारा क्वेश्चन। ये देखो, डेट से पता लग गया कि 2019 की आरटीपी में मिलेगा ये। 2022 का पेपर है, 2019 डेट दिख रही है, तो 2019 के आरटीपी का क्वेश्चन है ये। डेट से पता लग जाता है। 1 अप्रैल 2019 a company had 6 lakh equity shares of 10 each, 5 paid up by all shareholders। यानी AS20 में पार्टली पेड अप शेयर का कॉन्सेप्ट आ गया और सारे बच्चों को इस बात का पता है कि पार्टली पेड अप शेयर्स को हम फुली पेड अप में कन्वर्ट करके चलते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछो कि 6 लाख शेयर 10 रुपये का एक, 5 रुपये पेड अप, तो मैं तो इसको 3 लाख शेयर ही मानूंगा। क्यों? हमें पता है हम इस तरह से वर्किंग बनाते हैं। तो मैं बोलूँगा 1/4/2019 को मेरे पास 3 लाख फुली पेड अप शेयर्स हैं। पार्टली पेड अप 6 लाख होंगे, लेकिन फुली पेड अप 3 लाख है। हम पेड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई करके फेस वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं, तो इक्वलेंट टू फुली पेड अप आ जाता है। तो पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बना लेते हैं वेटेड एवरेज में लेने से पहले। ये बात तो पता है हमें।
क्वेश्चन आगे रीड करते हैं ज़रा, क्या कहता है क्वेश्चन। 1 सितंबर 2019, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हो गए ना, मैंने लिख दिया जी 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रिमेनिंग ₹5 वाज कॉल्ड अप, बाकी के 5 रुपये मंगवा लिए, एंड पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हैविंग 60,000 इक्विटी शेयर्स। अगर मेरे पास 6 लाख शेयर्स हों, उसमें से 60,000 शेयर्स पे मेरे को पैसा नहीं आया, इसका मतलब मेरे को पैसा किस पे आया, मेरे को आया 5,40,000 शेयर्स पे। बात समझ में आ रही है? 5,40,000 इक्विटी शेयर्स पे आपको बाकी के 5 रुपये मिल गए। तो अगर मैं 5,40,000 शेयर लेता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको डिवाइड करता हूँ मैं 10 से, तो ये इक्वलेंट बन जाते हैं 270। तो मैं ये मानूंगा कि 1 सितंबर को 2,70,000 शेयर मेरे प्लस हो जाएंगे। जो शेयर 3 लाख चल रहे थे इक्वल टू फुली पेड अप, अब वो 570 हो गए हैं। और जो 60,000 शेयर्स हैं जिस पे मेरे को कॉल नहीं मिली, मैं उसको फुली पेड अप कर नहीं सकता, तो उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। सीधी सीधी बात ये है, पहले मेरे पास 6 लाख शेयर थे 5 रुपये वाले, तो वो इक्वलेंट टू 3 लाख हो गए। फिर 540 पे फिर 5 रुपये आ गए, तो वो इक्वलेंट टू 270 हो गए। पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बना के ही देखते हैं हम हमेशा। अच्छा, फिर क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 20, 2196 आफ्टर कंसिडरिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत बढ़िया, आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 21,96,000। ये प्रॉफिट प्रेफरेंस डिविडेंड प्रोवाइड करने के बाद है, मतलब ये तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, बना बनाया प्रॉफिट आपका। प्रेफरेंस डिविडेंड हमें भी माइनस करना पड़ता है, वाइल कंप्यूटिंग EAE इन्होंने काट के दे दिया आपको, बना बनाया प्रॉफिट है। एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन सच डिविडेंड टोटलिंग टू 340। मैं तो कह ही रहा हूँ, पुराना क्वेश्चन है जी 2019 का। तब इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मतलब CDT का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अब CDT का कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने पुराना क्वेश्चन उठा के टेप दिया और एग्जामिनर ने देखा भी नहीं कि CDT तो एलिमिनेट हो गया, तो CDT की बात क्यों लिखी हुई है यहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएगा तो ये CDT वाली लाइन आपको नहीं मिलेगी। और वैसे भी हमने क्या लेना है, हमने तो ये प्रॉफिट उठाना है 2196 का। 2196 बना बनाया प्रॉफिट है, वेटेड एवरेज से डिवाइड करो, आंसर आ गया आपका। अब सर ये पुराना क्वेश्चन रिपीट करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो करेंगे ही। कहते जी प्रेफरेंस डिविडेंड हमने काट दिया, CDT भी काट दिया, और ये 2196 आपका बना बनाया प्रॉफिट है, तो ठीक है यूज़ कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। अगर मेरे से पूछो कि वेटेड एवरेज, तो मेरा तो तरीका सर ये रहता है डेट वाइज, अपना तो तरीका डेट वाइज का ही होता है। फिर 1/9 से लेके 31 मार्च तक चलते हैं। जनरल सर नोटिंग करें, अरे ना, मॉक टेस्ट पेपर में नोटिंग नहीं, सिर्फ देखते रहो, समझो, आंसर आपके पास RTP में है। सिर्फ ये देख लो कि मैं जो कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि क्लास में किया हुआ है आपने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कुछ नया करें तो नोट करें। जब सारी चीज़ें आपकी पुरानी हैं तो क्या नोटिंग करनी है। पहले 3 लाख शेयर थे, फिर कॉल आ गई 270, तो 570 हो गए, तो ये बन गए जी हमारे 1,25,000 शेयर्स। और 570 को डिवाइड किया 12 से इंटू 7, ये बन गए 3,32,500। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ गए 457,500। अपना तो सिंपल सा तरीका है वेटेड एवरेज निकालने का, पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बना के इक्वलेंट कर लो। पहले 6 लाख शेयर पे 5 रुपये पेड अप था, फिर 540 पे एक और कॉल आ गई, तो वो इक्वलेंट टू 270 है। 3 पुराने, 270 नए, 570 हो गए। आपको बेसिक EPS निकालनी है, तो 21,96,000 का प्रॉफिट है, 457,500 के शेयर्स हैं। 21,96,000 का प्रॉफिट है, 457,500 का ये है, तो 4.8 इज़ योर बेसिक EPS। AS20 5 नंबर पक्के हो गए। प्रेजेंटेशन आपको पता ही है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, फिर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बेसिक EPS। ये मैंने रफ में सॉल्व किया ताकि फिगर्स आपको समझ में आए।
प्रेजेंटेशन के लिए क्लास नोट्स हैं आपके पास। अब बच्चे सोच रहे हैं सर आरटीपी का आंसर भी दिखा दो, मतलब एमटीपी का आंसर दिखा दो। क्यों, ट्रस्ट नहीं है? नहीं जिंदल सर, हमें कोई ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर, आप हमें एमटीपी का आंसर दिखाओ। लो जी, एमटीपी का आंसर दिखा देता हूँ आपको। ये रहा बेटे आपका एमटीपी का आंसर। सबसे पहले तो ये वेटेड एवरेज है 457,500, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से निकाली। ये क्या करता है आपको पता ही है सारे काम इसके। और ये रहा हमारा 2196, ये रहा 4.8, आंसर आ गया, बात ख़त्म हो गई। पेपर में थोड़ी सी डेकोरेशन करने के लिए कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा पढ़ के आया है, AS20 का थोड़ा सा रूलिंग लिख सकते हो कि एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS20 पार्टली पेड अप शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू फुली पेड अप while computing weighted average number of shares, बस। so the following working may be relevant as follows, बस the following working may be relevant। उसके बाद कैलकुलेशन करके दिखा दो। हमने जो वर्किंग बनाई है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है, हम चलते डेट वाइज है ना। चलें जी आगे। अच्छा, फिर बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। क्वेश्चन मैंने ये भी क्लास में करवाया हुआ है आपको। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का क्वेश्चन है, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट का। हमारी क्लास बुक में है, लेकिन मैं फिर भी आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ कि चलो इस बहाने से कुछ रिवीजन ही हो जाएगा आपका। AS4 में क्या पढ़ा था? AS4 में हमने ये पढ़ा था कि ये हमारी बैलेंस शीट डेट है, फिर 30 जून को इसके ऊपर अप्रूवल आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। कुछ याद आया? बैलेंस शीट डेट के बाद लेकिन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से पहले, बैलेंस शीट के बाद लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से पहले, मतलब अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन हो गए फिर तो बात ख़त्म हो गई। जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन होते हैं वो हमारी एडजस्टमेंट की लास्ट डेट होती है। तो बैलेंस शीट के बाद लेकिन अप्रूवल से पहले, और मैंने रीज़न भी बताया था कि टाइम क्यों लग जाता है। पहले हम पूरा साल बिजनेस करते हैं 31 मार्च तक, फिर 31 मार्च के बाद ऑडिट होता है, ऑडिट करने में भी टाइम लगता है, फिर डायरेक्टर रिपोर्ट बनती है, फिर डिस्कशंस होते हैं, फिर हम AGM बुलाते हैं। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जब तक डायरेक्टर्स के साइन नहीं हो जाते तब तक हमारा एडजस्टमेंट का कॉलम खुला हुआ है। तो 31 मार्च और फिनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होते हैं 30 जून को। और मैंने एग्जांपल दिया था इन्फोसिस का कि इंडिया में सिर्फ एक इन्फोसिस है जो 15 अप्रैल को साइन कर देती है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। 15 दिन के अंदर उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होते हैं। मेरी बात समझ? बाकी सब कंपनीज को 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं ऑडिट करवाने में, सारा प्रोसेस करने में। तो मान लेते हैं 3 महीने का पीरियड लग गया आपको स्टेटमेंट को फाइनलाइज करने में। अब डायरेक्टर्स ने साइन कर दिए हैं, अब एडजस्टमेंट कॉलम हो गए हैं। इस 3 महीने के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे वो या तो एडजस्टिंग होंगे या नॉन एडजस्टिंग होंगे। एडजस्टिंग इवेंट कौन से हैं? जो होंगे तो इन 3 महीनों में होंगे बैलेंस शीट के बाद अप्रूवल से पहले, लेकिन हम उसको खींच के बैक डेट में ले आएंगे और 31 मार्च को एडजस्ट करके पिछले साल में डाल देंगे। मतलब इवेंट होगा बैलेंस शीट के बाद, लेकिन उसको खींच के बैक डेट में ले आते हैं और पिछले साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा देते हैं। कौन से इवेंट होते हैं? जिनके बारे में बैलेंस शीट डेट को आपकी नॉलेज में सब कुछ होता है। अगर कोई इवेंट बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट करता है तो चाहे वो बैलेंस शीट डेट के बाद ही आपके सामने क्यों ना आए। अच्छा, तो कंडीशंस एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था, आपने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया, लेकिन बैड डेट्स पता लगते हैं बैलेंस शीट के बाद अप्रूवल से पहले, तो आप बैक डेट में प्रोविज़न की जगह बैड डेट्स ही डाल सकते हो। लेकिन अगर कोई लॉस बाय फायर होता है, लॉस बाय अर्थक्वेक होता है, तो हम बैलेंस शीट डेट को नहीं बता सकते कि बैलेंस शीट के बाद आग लगेगी, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, ये सब अननोन इवेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना रखा है, प्रोविज़न फॉर कोर्ट केस बना रखा है, बैलेंस शीट डेट को प्रोविज़न बना रखा है, तो आपको पता है आप हारने वाले हैं, तभी प्रोविज़न बनाया आपने। उस कोर्ट का रिजल्ट आया बैलेंस शीट के बाद, तो आपको पता ना कि हमें तो पहले ही पता था कि हमारे अगेंस्ट जाएगा,
तो जितनी चीज़ें नॉलेज में होती हैं वो एडजस्टिंग होती हैं, बैक डेट में आ जाती हैं। जो अननोन इवेंट्स होते हैं, नए होते हैं, वो अगले साल में एडजस्ट करते हैं, उनको बैक डेट में नहीं लाते। ये पूरी कहानी मैंने आपको सुना रखी है सर। उसी के बेसिस पे हमारा बी पॉइंट है, क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ कि चलो इस बहाने से आपका AS4 रिवाइज हो जाएगा। नहीं तो मेरे लिए तो क्लास बुक का क्वेश्चन मार्क करना बड़ा आसान था। ये देखो बेटे, हमें क्वेश्चन कहता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अल्फा फॉर द ईयर 1920 वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन 15th of July, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड। मतलब मेरी जो बैलेंस शीट डेट है बेटे वो है 31 मार्च 2020, और बेटे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया है हमें वो दिया है 15 जुलाई 2020। तो मेरे दिमाग में ये डेट तो रहेगी, इसके बाद नहीं जाऊंगा मैं फिर। ठीक है, चलें आगे। मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। बस मैं आपको सीधा बोलूँगा एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है। एक केस कंपनी के अगेंस्ट फाइल हो गया। कंपनी ने कोई एडवर्टीजमेंट करी थी, उल्टे सीधे ऐड बनाते हैं सर लोग आजकल। एडवर्टीजमेंट के खिलाफ किसी ने केस कर दिया, लेकिन ये केस हुआ कब है? ये केस हुआ है 20 अप्रैल को, और 25 लाख का डैमेज मांगा किसी ने। तो पहले ये बताओ केस हुआ कब? 20 अप्रैल को। बैलेंस शीट से पहले या बैलेंस शीट के बाद? सर केस तो बैलेंस शीट के बाद हुआ है, तो 31 मार्च को आप कैसे बता सकते थे कि आपके ऊपर केस होने वाला है? का अगर कोई पुराना केस चल रहा हो और आप उसका प्रोविज़न बना के बैठे हैं, वो बात तो समझ में आती है। ये तो केस ही नया हुआ सर। अच्छा हाँ, देयर वाज नो इंडिकेशन ऑन बैलेंस शीट डेट अबाउट दिस सूट। तो क्या करना चाहिए? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है सर। बैलेंस शीट डेट को मेरे पास कोई हिंट ही नहीं है इस चीज़ का, मेरे लिए न्यू इवेंट है। मैं इसको नॉन एडजस्टिंग मान के मैं इसको नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? 31 मार्च के नोट्स में आ सकता है ये। आप नोट्स में लिख सकते हैं कि हमारे ऊपर केस हुआ है और ये कंटीजेंट लायबिलिटी आपको देनी पड़ सकती है। बस मैं एडजस्ट नहीं कर सकता इसको, मेरे लिए नॉन एडजस्टिंग है ये, न्यू इवेंट है ये, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और ये न्यू है मेरे लिए। फिर द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी हैड बीन डिसाइडेड बाय March 20। घंटी बज जानी चाहिए, नेगोशिएशन चल नहीं रहा, नेगोशिएशन डिसाइड हो चुका है। हैड बीन डिसाइडेड, एक्विजिशन जो है वो डिसाइड हो चुका है। आपको अच्छी तरह से पता है परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अमेलगामेशन के टाइम पे सेकेंड एंट्री क्या पास करते हैं? चलो बताओ, फर्स्ट एंट्री क्या पास करते हैं? फर्स्ट एंट्री पास करते हैं बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, और इसके सामने क्या लिखते हैं? PC। इसका मतलब एक्चुअल पेमेंट नेसेसरी नहीं होती। हम पहली एंट्री में एक्रूवल बेसिस पे ड्यूज दिखाते हैं कि ये हमने बिजनेस इतने का खरीदा है और इतने पैसे हमने देने हैं। तो अगर 31 मार्च तक आपका एक्विजिशन ऑफ बिजनेस डिसाइड हो चुका है तो आपको बुक्स में पेबल बुक कर देने चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग कैश बेसिस पे नहीं एक्रूवल बेसिस पे होती है। जिंदल सर आपने जब क्लास में AS4 कराया था तब तो ये बोला था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। मैंने बोला था, लेकिन कब बोला था? मैंने बोला था अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन का नेगोशिएशन चल रहा हो, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड ना हुए हों, बैलेंस शीट के बाद वो कंडीशन डिसाइड हुए हैं, तो वो हमारा नया इवेंट है। लेकिन बैलेंस शीट से पहले ही आपका एग्रीमेंट साइन हो गया, कंडीशन आपने डिसाइड कर लिए हैं, तो एक्रूवल बेसिस पे आप एंट्री मारो और पेबल्स बुक करो। पेमेंट चाहे बाद में हो जाए PC की पेमेंट अगर बैलेंस शीट डेट के बाद भी होती है कोई चक्कर नहीं, पेमेंट तो जब जाएगी तब नोट कर लेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग कैश बेसिस पे थोड़ा ना करते हैं, अकाउंटिंग एक्रूवल बेसिस पे करते हैं। और ये हैड बीन डिसाइडेड है, डिसाइडेड की वजह से हम बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट है। But the financial resources were arranged in April and amount invested was 50 लाख रुपीज़। पैसे का इंतज़ाम बाद में किया और 50 लाख की पेमेंट अप्रैल में की है। पेमेंट का कोई इशू ही नहीं है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गए, एक्रूवल बेसिस पे आप मार्च में ये बिजनेस कॉम्बिनेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है सर। तो आपने इसको क्या बोला अभी? मैंने बोला है एडजस्टिंग इवेंट है ये, हैड बीन डिसाइडेड है ये। बहुत बढ़िया जी, चलें आगे। मैं आ गया बेटे इसके थर्ड पॉइंट में।
मैं आ गया थर्ड पॉइंट में। थेफ्ट ऑफ कैश 5 लाख रुपीज़ बाय द कैशियर ऑन 31st मार्च वाज डिटेक्टेड ऑन 16th ऑफ जुलाई। अब बच्चा कहता है सर 31 मार्च को चोरी हुई थी, तो इवेंट तो पुराना है, तो एडजस्ट हो जाना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन पहले ये बताओ ये डिटेक्ट कब हुआ? बाप रे बाप, 16 जुलाई को पता लगा। डायरेक्टर के साइन कब हुए? ओ बाप रे बाप, 15 जुलाई को। डायरेक्टर के साइन होने के बाद पता चला, तो एडजस्टमेंट का कॉलम क्लोज हो चुका है। अप्रूवल के पहले जो मर्जी आपके हाथ लगे आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अप्रूवल के बाद अगर पता लगे अब कुछ नहीं हो सकता, एडजस्टमेंट का कॉलम क्लोज हो गया है, अप्रूवल के बाद पकड़ में आया है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नेक्स्ट ईयर देखेंगे, अब ये नेक्स्ट ईयर होगा। ये है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बच्चा मुझे कहता है सर अगर ये 16 जुलाई की जगह 14 जुलाई को पता लग जाता तो आप क्या करते? अगर ये 14 जुलाई को पता लग जाता मेरा एडजस्टिंग इवेंट होता, मैं 31 मार्च को इस लॉस को P&L में डाल देता। क्यों? क्योंकि लॉस 31 मार्च को हुआ है, तो 31 मार्च को जब कैश चोरी हुआ तो आपका कैश कम हो गया, तो ये इवेंट आपका पुराना है और 31 मार्च को एग्जिस्ट करता था कैश का पुराना पोजीशन। तो अगर मैं 31 मार्च की चोरी को 31 मार्च को रिकॉर्ड कर देता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फंसा हुआ हूँ सर, मेरी पकड़ में आया अप्रूवल के बाद, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, रिपोर्ट साइन हो गई है, AGM में चली गई है, अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता। तो आप अगर 16 जुलाई की जगह 14 जुलाई करोगे तो एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा, लेकिन अब क्लोज हो चुका है सर, साइन हो चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी एक लिमिटेशन है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल आ जाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का मुद्दा ही खत्म हो गया ना। अ कंपनी स्टार्टेड नेगोशिएशन विद अ पार्टी टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 40 lakhs इन मार्च 20। पहली बात तो ये बताओ मुझे, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो गए हैं या नेगोशिएशन अभी स्टार्ट किया है? जिंदल सर ये तो नेगोशिएशन स्टार्ट किया है मार्च में, यहाँ तो हैड बीन डिसाइडेड था, कंडीशन डिसाइड हो गए थे, ट्रांजैक्शन हो गई थी, यहाँ पे तो नेगोशिएशन अभी स्टार्ट हुआ है। क्या कुछ फाइनलाइज हुआ? नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। जब मार्च में कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ, आपका तो नेगोशिएशन चल रहा है, पता नहीं ट्रांजैक्शन होगी कि नहीं होगी। क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं? द बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 30 lakhs। अच्छा, हाउ एवर डीड वाज रजिस्टर्ड इन द 15th अप्रैल। डीड आपकी अप्रैल में रजिस्टर हुई है, तो फिर ट्रांजैक्शन भी अगले साल का है। हम पेपर में लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन इन रिलेशन टू सेल ऑफ immovable property have not been decided on balance sheet date, so it should be considered as a non-adjusting event. In the given information, property has been registered in April 20, so transaction should be adjusted in next year. The transaction should be adjusted in the financial statements of next year. बस अगर प्रॉपर्टी के रिलेशन में ट्रांजैक्शन अगर प्रॉपर्टी के रिलेशन में टर्म्स एंड कंडीशन आपके डिसाइड हो जाते अप्रूवल से पहले या बैलेंस शीट से पहले, सॉरी, अगर टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर्टी के डिसाइड हो जाते बैलेंस शीट से पहले, नॉट अप्रूवल से पहले, बैलेंस शीट से पहले, तो हम एक्रूअल बेसिस पे प्रॉपर्टी की सेल रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड ही नहीं हुए, नेगोशिएशन चल रहा है अभी। तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में फ़र्क है सर, इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में फ़र्क है। यहाँ कंडीशन डिसाइड हो गई थी, एक्रूअल बेसिस पे एंट्री मार लो, यहाँ पे नहीं मार सकते हम। प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे मत देखो, क्लास में सारी बातें मैंने आपको कराई हुई हैं। पहले तो मैंने क्वेश्चन आपको कराए क्लास बुक से, फिर मैंने आपको कराए स्टडी मैट से, अगर आपने देखे हो तो। अ मेजर फायर हैड डैमेज्ड assets in a factory on 5th April. However, the assets were fully insured. ये पॉइंट तो सबका फेवरेट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? आग लगी है 5 अप्रैल को, 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट को आप कैसे बता सकते हो
कि 5 तारीख को आग लगेगी, तो 31 मार्च को इस इवेंट के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये न्यू इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में 5 पॉइंट हैं, 5 में से 4 नॉन एडजस्टिंग है, 1 एडजस्टिंग है आपका। सेकंड वाला एडजस्टिंग है, बाकी NA 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 NA, ओनली सेकंड पॉइंट इज A एडजस्टिंग इवेंट। अगर मैं आपको इसका आंसर चेक कराऊं, ये देखो जी, फर्स्ट पॉइंट देखो नॉन एडजस्टिंग, सेकंड एडजस्टिंग, थर्ड नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, सारे नॉन एडजस्टिंग है। अच्छा जी, फिर हमारा जो 6th का B पार्ट है, इसके साथ और में आया ये वाला क्वेश्चन, बाप रे बाप, एक तरफ तो 5 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन और इसके साथ और में ऑल्टरनेटिव में दिया हुआ है ये छोटा सा क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहते हैं। कंपनी ने प्रोविज़न नहीं बनाया वारंटी का इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन गुड्स ड्यू टू द फैक्ट दैट कंपनी कैन क्लेम द वारंटी कॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल सप्लायर। नहीं समझे बात। एक है सप्लायर, एक है डीलर और एक है कस्टमर। कस्टमर आया डीलर के पास गुड्स परचेज करने के लिए और डीलर ने इसको कर दिया प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस किया डीलर ने कि अगर आपका प्रोडक्ट 5 साल में कभी भी ख़राब होता है हमारे पास ले आना, हम रिपेयर कर देंगे। तो डीलर ने अगर प्रॉमिस किया है कस्टमर को कि हम आपको वारंटी देते हैं, तो इनको वारंटी का प्रोविज़न बनाना चाहिए था। लेकिन डीलर का क्या कहना है, डीलर कहता है हमें कोई टेंशन नहीं है, हम कस्टमर को जो वारंटी देंगे, कस्टमर की वारंटी पे जो पैसा खर्च करेंगे वो सप्लायर से रिम्बर्समेंट ले लेंगे। यानी डीलर कस्टमर को सर्विस देगा, पैसे खर्च करेगा, लेकिन सप्लायर से रिकवर कर लेगा, रिम्बर्समेंट ले लेगा। तो डीलर का ये कहना है हम वारंटी का प्रोविज़न नहीं बनाते क्योंकि हमारी जेब से कुछ जाना नहीं, हम जो पैसा कस्टमर की सर्विस पे खर्च करेंगे वो सप्लायर से ले लेंगे। पैसा आगे जाएगा, पीछे से आ जाएगा, कॉन्ट्रा में कट जाएगा, हमारी जेब पे कोई बर्डन नहीं, बर्डन तो सप्लायर की जेब पे पड़ेगी। तो AS 29 आपसे पूछता है कि क्या डीलर ने सही किया प्रोविज़न ना बना के, क्योंकि डीलर को एक तरफ तो पैसा खर्च करना है कस्टमर पे और रिम्बर्समेंट लेना है सप्लायर से। तो पहले वो खर्चों में डालेगा, फिर वो रिम्बर्समेंट इनकम में डालेगा, नेट इफेक्ट उसका ज़ीरो है। तो क्या डीलर सही कर रहा है प्रोविज़न को इग्नोर करके, क्योंकि उसकी जेब से कुछ जाना नहीं है। ये देखो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया शॉर्टकट में। हेंस द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी सेज दैट कंपनी इज नॉट हैविंग एनी लायबिलिटी फॉर वारंटी ऑन पर्टिकुलर डेट एज द अमाउंट गेट्स रिम्बर्स्ड। अकाउंटेंट भी यही बात कहता है कि आपका कोई रिम्बर्समेंट, अकाउंटेंट भी यही बात कहता है कि जब आपको पैसे रिम्बर्समेंट में आ जाने हैं तो आपको कोई भी खर्चा वर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन बाय XYZ लिमिटेड इन लाइन विद AS 29। तो सबसे पहले AS 29 की आपने प्रोविज़न की डेफिनेशन देनी है। आपको पेपर में लिखना पड़ेगा एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS 29 प्रोविज़न इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रोविज़न क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शंस। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन पास्ट ट्रांजैक्शंस की वजह से। आपको मैंने प्रोविजंस की कंडीशन बताई थी ना, देयर शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वेदर लीगल और कंस्ट्रक्टिव। ये कंस्ट्रक्टिव है, प्रॉमिस्ड है। लीगल वो है जो सरकारी डंडा चलता है तो आप प्रोविज़न बनाते हो, कंस्ट्रक्टिव है जो आपके अपने प्रोमिसेस हैं। तो वारंटी आपने प्रॉमिस किया तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो गया। नंबर 1 प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। नंबर 2 पास्ट इवेंट्स का रिजल्ट होना चाहिए। पहले हम कस्टमर को माल बेचते हैं, फिर उसकी वारंटी प्रोविजंस हमें बनाने पड़ते हैं। तो पास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स बेचना, और उसका रिजल्ट क्या है, वारंटी सर्विस देना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए वेदर लीगल और कंस्ट्रक्टिव।
पास्ट इवेंट्स का रिजल्ट होना चाहिए, रिलायबल एस्टीमेट होना चाहिए। एस्टीमेट तो पास्ट ट्रेंड से पता लग जाता है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस है कि पास्ट में कितना माल बेचा और कितनी वारंटी थी, वहाँ से पता लग जाता है। और चौथा, आउटफ्लो शुड बी प्रोबेबल, आपको पता होना चाहिए पैसा जाएगा जाएगा तो जाएगा ही, अगर उसका प्रोडक्ट ख़राब हो गया वो आपके पास रिपेयर के लिए आएगा। तो प्रॉमिस होना चाहिए या लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, पास्ट रिजल्ट का, पास्ट ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होना चाहिए, रिलायबल एस्टीमेट होना चाहिए, आउटफ्लो प्रोबेबल हो। सारी कंडीशन आपकी कॉपी पे लिखी हुई है, वो AS29 चिपका दो। फिर आप लिखो इन द गिवन क्वेश्चन द डीलर और XYZ लिमिटेड, जो भी इसका नाम है, हैज़ promised warranty to its customers, so it should create a provision for warranty in its profit and loss account, even though there is a reimbursement, because reimbursement is a type of contingent asset or expected income, but reimbursement will be recorded separately from the provision। मेरी बात अभी भी नहीं समझे, प्रोविज़न आपका एक AS29 के हिसाब से सेपरेट लाइबिलिटी है, और जो रिम्बर्समेंट है वो आपका एक्सपेक्टेड इनफ्लो है, आपकी एक्सपेक्टेड इनकम है, वो एक अलग आइटम है। दोनों को कॉन्ट्रा में कट ऑफ नहीं कर सकते, आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, नेट ऑफ नहीं कर सकते। तो आपको प्रोविज़न अलग से बनाना चाहिए और रिम्बर्समेंट को अलग से दिखाना चाहिए। XYZ कंपनी का ट्रीटमेंट सही नहीं है। कंपनी शुड हैव क्रिएटेड अ प्रोविज़न फॉर वारंटी सेपरेटली इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS29। खत्म होगी बात। रिम्बर्समेंट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, आपके ऊपर उसका नेट इफेक्ट जीरो है, वो भी ठीक है बात, लेकिन अलग अलग रिकॉर्ड करो। प्रोविजन P&L के डेबिट साइड में दिखाओ एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS29, रिम्बर्समेंट को अलग से दिखाओ, जब आएगा तब देखेंगे। बस इतनी सी बात है। प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड सेपरेटली। अगर मैं इसको आपको आंसर ठीक है सर MTP का, मैं आंसर से बिल्कुल अग्री करता हूँ जो उन्होंने दिया है आंसर। ये देखो काम की बात करते हैं। However, provision for warranty should have been made as per AS29 and the amount claimable as reimbursement should be treated as a separate asset in the financial statement of the company rather than omitting the disclosure of such liability। Disclosure को छोड़ना गलत है। Accordingly, it is viewed that the accounting treatment adopted by the company of warranty is not correct। अच्छा, और ये जो है ये AS की एक्सप्लेनेशन है, आप पेपर में दे सकते हैं। तो पहले आप AS29 में प्रोविज़न की डेफिनेशन लिख दें, फिर सिचुएशन में जी इन्होंने ऐसा ऐसा किया, फिर अपना आंसर आ जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन AS20 पे, दूसरा AS4 पे, तीसरा AS29 पे। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम, चल रहे हैं जी 6C पे। लो 6C मज़ेदार क्वेश्चन है सर, लिक्विडेशन का क्वेश्चन है। और इस लिक्विडेशन के क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 1200 इक्विटी शेयर हैं, 80 पेड अप हैं, और 800 शेयर हैं, 65 पेड अप हैं। और मज़े की बात यह है फेस वैल्यू सेम है। अगर फेस वैल्यू सेम है और पेड अप वैल्यू डिफरेंट है तो आपको लॉस पर शेयर निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट। मैं रफ में बना के दे रहा हूं क्योंकि जान नहीं है क्वेश्चन के अंदर। इनको 3.5 लाख रुपए के एसेट्स मिले हैं, हमने लिखा जी 2 एसेट्स रियलाइज्ड 3.5 लाख रुपए के आए हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है जी 8,000 के। सबसे पहले तो यही जाएंगे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 8,000 के, ठीक है जी। फिर कंपनी के पास एक सिक्योर्ड बैंक लोन है 60,000 का, तो सिक्योर्ड बैंक लोन तो यहीं से माइनस होना चाहिए था, तो आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे टू सरप्लस। मेरे पास 3.5 लाख रुपए के एसेट्स हैं, सिक्योर्ड लोन है मेरे पास कितने का, 60,000 का। सिक्योर्ड लोन यहाँ से कटेगा तो 290 बचेगा मेरे पास। सिक्योर्ड एसेट्स को हम यहीं से माइनस करेंगे। सैलरी ऑफ 3 क्लर्क्स 3 months एट अ रेट ऑफ 500 पर मंथ
एक क्लर्क के बनते हैं 500 रुपये एक महीने के, 3 महीने के बनते हैं 1500, 15 या 4500। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 45 रुपये के, 3 क्लर्क हैं, 3 महीने हैं, 500 रुपये पर महीना है। तो पहले तो आप 3 महीने के निकालो, 1500 रुपये बनते हैं एक क्लर्क के 3 महीने के, 3 क्लर्क हैं तो 4500 प्रेफरेंशियल हो गए। और एक मेरे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 70,000 के, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 70,000 रुपये के। पहले लिक्विडेशन एक्सपेंस लिख दिया, लिक्विडेटर रेमुनरेशन यहाँ पे है नहीं, रेमुनरेशन नहीं है तो प्रेफरेंशियल आ गया, डिबेंचर होल्डर नहीं है तो अनसिक्योर्ड आ गया। अब आएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितने के हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर? ये रही जी 100 रुपये का एक है, 1000 है, 1 लाख रुपए के। बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म। सरप्लस बताओ कितना आया? मेरे पास 290 था जी, मैं इसमें से 8000 माइनस करूँगा, फिर 4500 माइनस करूँगा, फिर 70,000 माइनस करूँगा, फिर 1 लाख माइनस, 107,500 सरप्लस आ गया। अब ये कैसे बटेगा? पहले हम लिखेंगे पेड अप कैपिटल 1200 इंटू 80। जिंदल सर कर लेंगे यार, क्यों टेंशन ले रखी है आपने, कर लो यार, क्या दिक्कत है। 800 इंटू 65, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, 5 मिनट का क्वेश्चन ना है। टोटल बताओ, 148 हो गया। 1200 शेयर है, 80 रुपये के हिसाब से 800 शेयर है, ठीक है। 107,500 सरप्लस बताओ कितना आया? 148 माइनस सरप्लस तो ये आ गया 40,500। लॉस, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 2000, तो लॉस पर शेयर आ गया 20.25। मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों ने 80 रुपये दे रखे हैं और उनको 20 रुपये 25 पैसे का लॉस दिखा रहे हो तो पैसे देने पड़ेंगे। जिन लोगों ने 65 रुपये दे रखे हैं उनको भी 20 रुपये 25 पैसे का लॉस, अच्छा पैसा आना नहीं है, दोनों को जाना ही जाना है। 80 माइनस 20.25, 65 माइनस 20.25, क्वेश्चन ख़त्म, पैसा आजम। ये क्वेश्चन है बेटे। मुझे बताओ, क्या AS 20 के क्वेश्चन में दम था? क्या AS 4 के क्वेश्चन में दम था? चलो AS 29 तो फिर भी थ्योरी थी, कुछ लिखना पड़ेगा। क्या इस क्वेश्चन में दम है? ये देखो RTP 20 रुपये 25 पैसे की कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये सारा क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। 65 पेमेंट कर दो जी, 80 पेमेंट कर दो जी, और ये अकाउंट बना रखा है। ये सिक्योर्ड बैंक लोन इधर नहीं आना चाहिए था, यहाँ से कटना चाहिए था। ये 290 यहाँ दिखना चाहिए था, क्योंकि सिक्योर्ड वाले इधर आते हैं सरप्लस में। बाकी ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन ख़त्म। अच्छा, अब क्या रहेगा जी? हम आ गए 6th के डी पॉइंट में। 6th का डी पॉइंट, कंपनी ने 50 स्टॉक ऑप्शन 1500 एम्प्लॉयज़ को दिए हैं। 1500 एम्प्लॉई हैं और एक एम्प्लॉई को 50 ऑप्शन है, तो 75,000 शेयर हो गए। कब दिए हैं? 1 अप्रैल 19 को 30 रुपये में दिए हैं। 2019 का क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन जो है एक्सरसाइज होने हैं विद इन 1 ईयर। अच्छा, 1 साल में, विद इन अ ईयर। तो ये क्वेश्चन है ESPP का, और ESPP में आपको पता है ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट नहीं खुलता। जब इसी साल ऑप्शन अनाउंस हुए, इसी साल वेस्ट हो जाएंगे, तो इसी साल कहानी ख़त्म। क्वेश्चन आगे क्या कहता है जी? द शेयर्स इशूड अंडर दिस प्लान शैल बी सब्जेक्ट टू अ लॉक इन पीरियड ऑफ 4 years ग्रांट डेट। शेयर खरीदने पे पाबंदी नहीं है, शेयर बेचने पे पाबंदी है। और मैंने क्लास में बताया था, इसको क्या नाम दिया था हमने? पोस्ट वेस्टिंग कंडीशंस। हमने क्लास में पढ़ा था इसको, पोस्ट वेस्टिंग कंडीशन। और मैंने क्या बताया था? जब किसी शेयर पे कोई कंडीशन लग जाती है तो उसकी फेयर वैल्यू कम हो जाती है। तो कहने की वजह से क्वेश्चन आगे कहता है, मार्केट प्राइस जो शेयर्स का है वो है तो 50, लेकिन कंडीशन की वजह से, देखो लिख गया पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस, उसकी वजह से जो फेयर वैल्यू है वो शेयर की रह गई 38। तो इसका मतलब 38 रुपये का शेयर आप 30 रुपये में दे रहे हैं, तो 8 रुपये का हमारा लॉस पर शेयर है। तो 31 मार्च आते आते 1200 एम्प्लॉयज़ ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है,
और 30 रुपये आपको दे दिए हैं। नॉमिनल करना क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट। 1200 हैं, 50 ऑप्शन है, 30 रुपये आपको देंगे। एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट 1200 इंटू 50 इंटू 8 रुपये का लॉस है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम 1200 इंटू 50 इंटू 10, 1200 इंटू 50 इंटू 28। अगर 30 रुपये आप ले रहे हो, 8 रुपये का लॉस है, तो शेयर हो गया 38 रुपये का, 10 रुपये की फेस वैल्यू, 28 रुपये का प्रीमियम। तो कर लो कैलकुलेशन, 1200 इंटू 50 इंटू 30, तो आपके पास 18 लाख रुपए आएंगे। 1200 इंटू 50 इंटू 8, 480 का आपका लॉस हो जाएगा। तो 6 लाख रुपए की कैपिटल हो जाएगी और 16,80,000 रुपये का प्रीमियम है। एक एंट्री तो ये डलेगी, एक P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 480। और आपको अच्छी तरह से पता है ESPP की पहचान ही ये है, कोई भी वेस्टिंग कंडीशन होती ही नहीं। ना ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट खुलेगा, ना SLM करेंगे, कुछ नहीं। करंट ईयर में सारी एंट्रीज मार के ख़त्म करेंगे। ये 2 एंट्रीज डलती हैं। मैंने आपको क्लास में 3 फंडे कराए थे, ESOP, ESPP, SAR। देख लो आप, क्वेश्चन आपके सामने, ये क्लास बुक में है क्वेश्चन, मैंने करा दिया, क्लास बुक में है ये क्वेश्चन। ये देखो आप, लो जी, ये 2 एंट्रीज आपके सामने पड़ी हैं। ये लो जी, 1 और 1 2। ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा नहीं जो मैंने आपको क्लास में बताया नहीं होगा। चलिए आगे, चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो, मैं कमी छोड़ता नहीं बेटे। लेकिन पेपर अगर बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे आ जाए, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर कोई एग्ज़ामिनर कसम खा के बैठ जाए कि मेरा बच्चा CA बना नहीं, मैं किसी का बनने दूंगा नहीं, फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं। नहीं तो सिलेबस में रह के ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो मैंने आपको ना बताया हो क्लास के अंदर। अच्छा जी सर, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया जी। मैं आपको लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। ये है सर 5 का A पार्ट। ये है जिंदल सर 5 का A पार्ट। ये जो 5 का A पार्ट है, ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है बेटे। AS 21 कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे तो होमवर्क में जाएगा, वैसे तो क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एनालिसिस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स, सारे वर्किंग नोट्स चेक करा देता हूँ। बैलेंस शीट आप बना लेना, इतना काम तो कर सकते हो। अच्छा जी, सबसे पहले ये बताओ बैलेंस शीट है कब की। बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021 की। मैं आया एडिशनल में। होल्डिंग कंपनी ने 80% शेयर खरीदे हैं सब्सिडरी कंपनी के 1 अप्रैल 20 को, यानी करंट ईयर का सारा प्रॉफिट पोस्ट में जाएगा, 2021 का सारा प्रॉफिट पोस्ट में जाएगा। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन हमने शेयर खरीदे थे, हमारे पास जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था 50,000 और 30,000। मतलब GR मेरे पास पड़ा था 50 और P&L मेरे पास था 30। तो अगर मैं बनाता हूँ प्रॉफिट एनालिसिस, एक तरफ लिखेंगे प्री, एक तरफ लिखेंगे पोस्ट, पोस्ट में 2 हेडिंग बनाएंगे, एक GR और एक P&L। मैं आपको सिर्फ रफ में बना के दे रहा हूँ, क्वेश्चन सारे किए हुए हैं आपने। मैं इसलिए बना के दे रहा हूँ कि बच्चे को ये ना लगे सर ने छोड़ दिया, क्वेश्चन कराए नहीं। ये लो जी, ओपनिंग बैलेंस 1/4/2020। प्रेजेंटेशन आप रख लेना, प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन में कुछ है नहीं सर। 50,000 का GR है और 30,000 का P&L है, यही है ना? बिल्कुल सर यही है। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। मुझे बताओ बैलेंस शीट में मेरे पास जर्नल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 155।
मेरे पास जर्नल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस है 155 और मेरे पास P&L का क्लोजिंग बैलेंस है 65,000। तो मैं लिख सकता हूँ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये कैसे आएगा? बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। GR 1,55,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 1,05,000 पोस्ट में ले जाओ। P&L 65,000 में से 30,000 माइनस कर लो, ये 35,000। मैंने हर क्लास में हर क्वेश्चन में प्रॉफिट एनालिसिस ऐसे ही बना के दिया आपको, इसी फॉर्मेट में, है ना। प्री वाला प्रॉफिट इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि COC में जाना होता है। पोस्ट वाले प्रॉफिट में हम कॉलम्स बनाते थे क्योंकि सेम हेडिंग में ऐड करना। GR में, P&L में तो आपको पोस्ट एक्विजिशन में कॉलम्स का हिसाब रखना पड़ता है। लो जी, प्रॉफिट एनालिसिस तैयार है। हम देख लेते हैं कोई और पॉइंट तो नहीं है। आओ मेरे साथ। मशीनरी बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज़, फर्नीचर बुक वैल्यू 40,000 रुपीज़ ऑफ सब्सिडरी वर रीवैल्यूड एट 3 lakh rupees and 30,000 rupees respectively on 1st April for the purpose of fixing price of its shares. Rates of depreciation WDV basis machinery furniture. रीवैल्यूएशन का पॉइंट आ गया जी, रीवैल्यूएशन का पॉइंट आ गया। और जब मैंने क्लास में आपको रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट कराया था, क्वेश्चंस कराए थे, तो क्या बोला था? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन लॉस डेट ऑफ एक्विजिशन के कॉलम में आएंगे, प्री एक्विजिशन के कॉलम में आएंगे, क्योंकि जिस दिन हम शेयर खरीदते हैं उस दिन एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं। लेकिन उसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट आएगा वो पोस्ट के कॉलम में आएगा। सिंपल सा पॉइंट है। 2 लाख रुपए की मशीन 3 लाख रुपए पे ले गए तो लाख रुपए का रेट बढ़ गया। 40,000 का फर्नीचर 30,000 पे ले आए तो रीवैल्यूएशन लॉस हो गया। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 10%, 15%। आओ मेरे साथ। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। अगर हम मशीन की बात करें तो मशीनरी में तो लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। फर्नीचर में बात करें तो 10,000 रुपये का लॉस हो गया। अब इस पे डेप्रिसिएशन भी आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन इसलिए क्योंकि रीवैल्यूएशन 1 साल पहले हुआ था। अगर रीवैल्यूएशन 1 साल पहले हुआ था तो बुक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, तो डेप्रिसिएशन भी ठीक ढंग से चार्ज नहीं हुआ। तो अगर हम मशीन की बात करें तो इस पे 10% के हिसाब से 10,000 रुपये चार्ज होना चाहिए। और अगर हम फर्नीचर की बात करें तो 15% के हिसाब से 1,500 रुपये ऐड बैक होना चाहिए। 1 साल पहले फर्नीचर की वैल्यू घटी थी तो डेप्रिसिएशन कम लगना चाहिए था, डेप्रिसिएशन हमने ज़्यादा लगा दिया, ऐड बैक कर दिया, सारी वर्किंग बना दी। लो जी, प्रॉफिट एनालिसिस आपका तैयार है। 50 और 30 80 80 80 एक 80 एक 80 और 10 एक 70, ये 1,05,000 है। और यहाँ पे 35 में से 10 गए 25 25 और ये 26,500। फिर इसके 2 हिस्से बना देंगे हम। प्रेजेंटेशन आपको पता ही है, हम यहाँ लिखते हैं कॉलम्स में, ये तो मैंने वैसे लिख दिया। होल्डिंग MI 80-20। अगर ये 34,000 है तो ये 136 होगा। ये अगर 21,000 है तो यहाँ पे 84 होगा। 26,500 इंटू 20%, ये 5300 है तो ये 21,200 होगा। बच्चे कई बार कह देते हैं सर स्टडी मैट में प्रॉफिट एनालिसिस पता नहीं कैसे बनाते हैं, आपका तो सिंपल होता है बिल्कुल। और इस बार इन्होंने MTP में बिल्कुल वही आंसर दिया जो प्रेजेंटेशन हम फॉलो करते हैं। कमाल कर दी इस बार इन्होंने। जो प्रेजेंटेशन मैं आपको क्लास में देता हूँ इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने हमें देखना शुरू कर दिया। कोई ना कोई हमारा ही पढ़ाया हुआ बच्चा पहुँच गया सर वहाँ पे। अब ये देखो आप, बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन जो मैं क्लास में देता हूँ आपको। ये देखो, ये कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, प्री एक्विजिशन, जनरल रिजर्व, P&L 170, 1,05,000, 1,00,000। प्रेजेंटेशन देखो आप, ये वही प्रेजेंटेशन है जो हम क्लास में करते थे। और नाम भी रख दिया एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, होना चाहिए था एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स।
हम लिख देते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स, इन्होंने लिख दिया एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। ये हमारा ही को बच्चा वहाँ पहुँच गया जिसने आंसर प्रेजेंट किया, क्योंकि ये तो मेरा मेथड है, स्टडी मैट तो अपने तरीके से चलता था, ये प्रेजेंटेशन हमारा है। अगली कैलकुलेशन, एक पॉइंट और पढ़ लो जरा। ट्रेड पेबल्स ऑफ होल्डिंग इंक्लूड 35,000 ड्यू टू एस फॉर गुड्स सप्लाइड सिंस एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। 35,000 रुपये डेटर क्रेडिटर हैं, इंटर कंपनी बैलेंसेस है, कैंसिल हो जाएंगे। 35,000 डेटर में से काट देना, 35,000 क्रेडिटर्स में से काट देना। ये जो गुड्स हैं ये 10% अबव कॉस्ट चार्ज हुए हैं, मतलब 110 पे। और जो होल्डिंग कंपनी के स्टॉक्स हैं उसमें 55,000 का माल पड़ा है जो सब्सिडरी से खरीदा गया है, परचेज्ड फ्रॉम सब्सिडरी। डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम, ये तो अपस्ट्रीम है, सब्सिडरी ने माल बेचा है होल्डिंग को तो ये अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम में प्रॉफिट किसने कमाया, सब्सिडरी ने, तो सब्सिडरी का प्रॉफिट होल्डिंग में और एमआई में से कटता है। तो 55,000 का माल पड़ा है, इसका हम करेंगे 10/110, तो ये आ गया 5,000। इसके दो हिस्से बनेंगे, 4,000 रुपये तो होल्डिंग के P&L में से कटेगा और 1,000 एमआई में से कटेगा 20% के हिसाब से, मैं एमआई में से काट दूंगा। प्रॉफिट अगर होल्डिंग कमाएगा तो सारा होल्डिंग एलिमिनेट कराएगा, सब्सिडरी कमाएगा तो दो लोग एलिमिनेट कराएंगे। सारी वर्किंग क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है जी। कैपिटल बताओ कितनी है, बताओ फटाफट से, कैपिटल कितनी है, कैपिटल कितनी है, कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए की। आओ मेरे साथ। एमआई माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर इन कैपिटल। प्लीज़ प्रेजेंटेशन रफ बना के दे रहा हूँ, क्लास बुक नोट्स के हिसाब से प्रेजेंटेशन फाइनल कर लेना अपना। शेयर इन कैपिटल लिखते हैं यहाँ पे हमेशा, ये शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं अभी क्योंकि मेरे को रफ में समझाना है कि क्वेश्चन हमने किया हुआ है। प्री एक्विजिशन 34,000। एक और बात, पेपर में मत काटाना, ये सिर्फ क्लास में काटता था मैं, ऐसे ऐसे भी कोई फिगर रिपीट ना हो जाए। पेपर में मत काटाना, कहीं लिख दिया काट दिया, नंबर नहीं मिलेंगे फिर आपको। पोस्ट 21,000 प्लस 5300 तो 26,300। एक हम लिखेंगे स्टॉक रिजर्व 55,000 रुपये का 10/110 और इसका 20% 1,000 रुपये ये कटेगा, एमआई आ गया। बताओ टोटल 40,000, 34,000, 26,000 माइनस 1,000, लो जी 99,300। ये भी गया, ये भी गया। चेक करो क्या 99,300 आ रहा है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट चेक करो जी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लो जी 99,300। बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन जो हम क्लास में करते हैं, 1 2 3 4 5, वही स्टॉक रिजर्व कटा हुआ है। इस बार तो प्रेजेंटेशन में मज़ा आ गया सर, हमारा ही आंसर टेप दिया पकड़ के इन्होंने। अगली कैलकुलेशन, COC कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे शेयर कैपिटल। 2 लाख का 80% 1,60,000 कटेगा यहाँ से। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री कितना है 136 काट देंगे यहाँ से। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे बैलेंस शीट से, कितने के इन्वेस्टमेंट खरीदे हुए हैं, 320 के, 320 के हमने खरीदे थे। बताओ जी, गुडविल आएगी शायद। 320 माइनस 160 माइनस 136, 24,000 रुपये की गुडविल आ गई सर। COC का नोट देखें ज़रा, COC लो जी 24,000 की गुडविल दिख रही है आपको। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में जान है, किस लेवल के क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं और ये क्वेश्चन क्या दे रखा आपको आप MDP का। बच्चा फिर भी बोले सर होल्डिंग नहीं आता सर, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, वहीं से आपको सोल्यूशन मिलेगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और क्या वर्किंग बना सकते हो जी आप, एक वर्किंग और बनाई जा सकती है और वो है कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड P&L की। पहले लिखो होल्डिंग के पास कितना बैलेंस है,
बैलेंस शीट से देखो, 435 280, 435 280। शेयर इन पोस्ट, प्लीज़ प्रेजेंटेशन मत देखना, प्रेजेंटेशन वो जो क्लास में किया था हमने, ये तो सिर्फ मैं टाइम बचाने के लिए फटाफट से कर रहा हूँ। 84 21 200, ये मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता था, क्यों करा रहा हूँ, सिर्फ डर निकल जाए कि सर ने करा दिया था यार, कुछ था नहीं इसमें। एक था स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व 4000 का यहाँ से कटेगा P&L में से, तो 435 और 84,000, 519 280 प्लस 21,200 माइनस 4,000, 2,97,200। जय श्री राम। बैलेंस शीट आप बना लेना, होमवर्क में दे रहा हूँ। अब इतना काम तो आप कर ही सकते हैं सर, सारे वर्किंग नोट्स बना के दे दिए, प्रॉफिट एनालिसिस, MI, COC, कंसोलिडेशन। बैलेंस शीट में क्या करना है, A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी, बस इतना काम करना है आपने। अभी आप कर लेना सर, बैलेंस शीट होमवर्क में दे रहा हूँ। मैं चलते चलते आ गया सर इसके B पॉइंट में, और सर इसका जो B पॉइंट है, ये क्वेश्चन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, और वो भी शेयर सरेंडर का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, शेयर सरेंडर का, ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन है। ये मैं आपको क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ। अब सर डिट्टो क्वेश्चन है, मैं आपको चेक करा देता हूँ डिट्टो क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ। ये देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो आप, पहले तो वही सब डिवीज़न वाला पॉइंट आ गया, आफ्टर सब डिवीज़न फिर सरेंडर वाला पॉइंट आ गया, फिर सरेंडर में से प्रेफरेंशियल इशू करने वाला काम आ गया, फिर वो डिबेंचर वाला पॉइंट आ गया। इन कंसीडरेशन ऑफ रिडक्शन, एक एक पॉइंट डिट्टो कट कॉपी पेस्ट क्लास बुक का क्वेश्चन है सर, आपने किया हुआ है। आप देखना चाहें क्लास बुक से देख सकते हैं, इग्नोर करना चाहें कर सकते हैं। जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ाई करी उसको देखते, और ये तो किया हुआ भाई, ये तो क्लास बुक का क्वेश्चन है, देखते बता देता हूँ। ये हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है बेटे। मैंने चेक किया था, मैंने लिस्ट बना ली, मैं बिना चेक किए कुछ नहीं बोलता। चलें जी आगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जी, एक कंसोलिडेशन का, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। कंसोलिडेशन वाला मैंने आपको चेक कराई दिया सारा क्वेश्चन। चलते चलते मैं आ गया जी 4th क्वेश्चन में। चलते चलते मैं आ गया जी 4th क्वेश्चन में, और ये है 4th क्वेश्चन का A पार्ट। बिल्कुल सिंपल सोबर क्वेश्चन है, बाय बैक ऑफ शेयर्स का। ये बाय बैक ऑफ शेयर्स का, और इसमें कोई मास्टर कंडीशन नहीं है, कोई डेट इक्विटी चेक नहीं करना, कोई आपने मैक्सिमम शेयर्स का बायबैक चेक नहीं करना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। और ये हमारी क्लास बुक का मैंने चेक किया था, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लास बुक का। एक बायबैक करना है, एक बोनस इश्यू करना है, दैट्स इट। और बायबैक भी आपको दे रखा है इन्होंने, 25% करना है। 10 रुपये की कैपिटल है, 5 रुपये का प्रीमियम है, इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं इन्होंने इसलिए, और फिर टारगेट अचीव हो गया जी, फिर बोनस इशू कर दिया जी। कट कॉपी पेस्ट क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है सर, कुछ है ही नहीं मेरे पास बताने लायक। ये एनबीएफसी का वही नेट ओन्ड फंड्स का क्वेश्चन है जी, एनबीएफसी का। और अगर मैं क्लास बुक के क्वेश्चंस को 4 से गुना कर दूं, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्लास बुक में यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 400 है, इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई करके दे दिया। हमारा क्वेश्चन महिंद्रा के नाम से था। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है जी, ये भी क्लास बुक का, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है जी। अच्छा, चलते चलते मैं आ गया
सी पे मैं इस पे लगा देता हूँ टिक इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया नहीं, ये क्वेश्चन क्लास बुक में तो नहीं है, ये मैंने रिविजनरी टेस्ट पेपर में कराया था। ये बेटे आरटीपी का क्वेश्चन है। अब मैं आपको वही बात आरटीपी की रेफरेंस दूंगा नहीं, क्योंकि फिर आपको आरटीपीज़ के वीडियोस छांटने पड़ेंगे, यार कौन से वीडियोस में कहाँ पड़ा है। मैं समझा ही देता हूँ, 5 मिनट का क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, आपको ये बताना है रीजंस के साथ कि ये जो कैश क्रेडिट है ये एनपीए है या नहीं है। आपको ये बताना है कि ये एनपीए है या नहीं है। तो आपको पहले एनपीए का अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। एक तो था प्रिंसिपल अमाउंट, और ये था एक था एक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल लिख देता हूं मैं सिंपल भाषा में, एनी। अगर ये ओवरड्यू है, इसमें 90 डेज का कॉन्सेप्ट था, 90 डेज 3 मंथ्स। अगर कोई भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू हो जाए, क्या हो जाए, ओवरड्यू। ओवरड्यू का मतलब है ड्यू डेट आ चुकी है, आपने पैसा नहीं दिया, तो 90 डेज तक तो परफॉर्मिंग है, 90 डेज के ऊपर जो है वो नॉन परफॉर्मिंग है। 3 महीने का कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह जाए 3 महीने तक, अच्छा, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है सबसे पहले इंटरेस्ट को कि क्या इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया क्या। अगर इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया तो फिर वो एनपीए है। अगर इंटरेस्ट ओवरड्यू नहीं है तो फिर हम ये चेक करेंगे क्या प्रिंसिपल ओवरड्यू है। अगर इंटरेस्ट टाइमली पे हो रहा है तो फिर प्रिंसिपल चेक करेंगे कि प्रिंसिपल ओवरड्यू है। दोनों में से कोई भी ओवरड्यू हो गया तो एनपीए माना जाएगा। 90 डेज का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन है कैश क्रेडिट का। हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक तरह से कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट को एक समान ही मानते हैं। मेरी कंपनी के पास भी ओवरड्राफ्ट लिमिट है, मैंने एफडी प्लेज करके उस पर ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है। मेरे को एयू स्मॉल बैंक वाले एफडी पे देते हैं 7%, ओवरड्राफ्ट मिला हुआ है 7.5% पे, तो एफडी पे ब्याज भी आ रहा है और मेरी लिक्विडिटी भी बनी हुई है, जब ज़रूरत होती है मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने एयू स्मॉल बैंक को 25 करोड़ की एफडी अपनी मैंने प्लेज कर दी। फॉर एग्जांपल, इतने पैसे मेरे पास है नहीं, मैं आपको बताऊं, बस 2 वक्त का खाना खा लेते हैं सर, ज़िंदगी जी लेते हैं, बस ये जीवन यापन चल रहा है सर, ज़्यादा लालसा है नहीं, है ना। 2 वक्त का खाना खा लेते हैं सर, उसको वही डाइजेस्ट नहीं होता, अब तो एज हो गई है, डायबिटिक हूँ, है ना। कहीं 25 करोड़ की फिगर सुन के और बड़े पैसे कमा लिए सर। अरे मास्टरों की कमाई नहीं देखते, बदुआ लगती है। मास्टरों की कमाई नहीं देखते, मास्टरों का ज्ञान देखते हैं, गुरु की दक्षिणा नहीं देखते, गुरु का ज्ञान देखते हैं। गुरु दक्षिणा तो सर गुरु की भी ज़िंदगी है। बच्चे कह रहे हैं सर आप तो मतलब बिजनेस करते हैं, तो पहले भी सर ऐसे ही था। देखो अब गुरु का भी तो घर है ना, हर बंदा काम तो फाइनेंशियली कर रहा है। मेरी बात समझ, उसको छोड़ो ना यार, गलत ट्रैक पे मत जाओ आप। मेरे पास नहीं है 25 करोड़, मैं 2 करोड़ कर लेता हूँ, छोड़ो। मैंने एयू स्मॉल बैंक को 2.5 करोड़ की एफडी अपनी प्लेज कर दी। 2.5 करोड़ की एफडी मैंने प्लेज कर दी और मैंने इस पे ओवरड्राफ्ट करा लिया। कितना? उन्होंने मुझे 2.5 करोड़ ही ओवरड्राफ्ट दे दिया। वो कहते कोई डर वाली बात नहीं है। वैसे तो बैंक 90% के आसपास देता है, 10% कम देता है, क्योंकि ब्याज भी कई बार ओवरड्यू हो जाता है, तो बैंक अपना रिस्क कवर करके चलता है। अच्छे कस्टमर्स को बैंक मैनेजर सिफारिश कर देता है ऊपर हेड ऑफिस में कि बढ़िया आदमी है जी, इसको दे दो पैसे। तो मैंने 100% ओवरड्राफ्ट पे लिमिट बनाई हुई, एफडी पे लिमिट बनाई। मेरा एफडी भी 2.5 करोड़ की है और ओवरड्राफ्ट भी 2.5 करोड़ का है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास ओवरड्राफ्ट अकाउंट में 2.5 करोड़ की लिमिट है और मैंने 2.5 करोड़ के 2.5 करोड़ यूज़ कर लिए। मैंने किसी को कोई प्रॉपर्टी ले ली और ओवरड्राफ्ट से चेक काट दिया, रजिस्ट्री करा दी, सारी लिमिट मैंने यूज़ कर ली।
और उस पे बैंक ने मंथली इंटरेस्ट और जोड़ दिया, और जैसे ही बैंक इस पे मंथली इंटरेस्ट जोड़ेगा ये 2.5 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना बात बोलना चाहता हूँ कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट में सैंक्शनड लिमिट से ऊपर पैसा आ सकता है, सिर्फ उसका रीज़न होता है इंटरेस्ट। अगर मेरा इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया तो मेरा 2.5 करोड़ का जो ओवरड्राफ्ट है वो 260 हो सकता है, लेकिन बैंक मुझे मेरी मैक्सिमम लिमिट से निकालने ज़्यादा देगा नहीं, तो उसका एक ही रीज़न होगा ब्याज, जिसकी वजह से वो 2.5 करोड़ से ऊपर जा सकता है। तो बैंक ने जैसे ही मंथली इंटरेस्ट इसमें जोड़ा वो मेरा 2 करोड़ 55 लाख हो गया। अगले महीने फिर ब्याज जोड़ा तो वो मेरा 2 करोड़ 65 लाख हो गया। तो देखने वाले को लगता है कि अलाउड लिमिट तो 2.5 करोड़ है, तो 265 कैसे दे दिए बैंक ने? तो वो जो ऊपर के पैसे होते हैं वो ब्याज के होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा ब्याज ओवरड्यू हो रहा है। और एक और बात, ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो या कैश क्रेडिट हो, ये रनिंग अकाउंट होते हैं, इसमें पैसा वापस करने वाला कोई हिसाब नहीं होता। पैसा आ जाएगा तो देंगे, नहीं ब्याज का मीटर चलता रहेगा। एफडी तो प्लेज है ही उनके पास। और ये जो लिमिट्स हैं ये हर साल रिन्यू होती हैं। ओवरड्राफ्ट ले लिया, अगले साल फिर रिन्यू होगा, मुझे पेपर फिर सबमिट करने पड़ेंगे। इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो अब हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये एनपीए है कि नहीं है। मैंने केस 1 पढ़ा, एक एक केस मैं आपको आराम से पढ़ाता हूँ। आरटीपी में जब मैंने क्वेश्चन कवर करके दिया था तब भी ऐसे ही बताया था, ऐसे ही बोला था मैंने। मुझे बताओ सैंक्शन लिमिट क्या है? 50 लाख की है, और जो ड्राइंग पावर है वो कितनी है? 44 लाख की है। ड्राइंग पावर का मतलब है क्लाइंट को पैसे चाहिए नहीं, क्लाइंट 44 लाख से ज़्यादा निकालता ही नहीं। अच्छा, सैंक्शन लिमिट 50 लाख की है। कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं कि 50 लाख की लिमिट है, 44 लाख निकाल सकते हो, 6 लाख रुपए ब्याज के लिए आपको छोड़ने पड़ेंगे। इस तरह से भी समझ सकते हो आप, जैसे मर्जी बात समझ लो आप। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कॉन्टिन्यूसली, अच्छा क्वार्टर मतलब वही 90 दिन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। 40 लाख रुपए हमारे जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है। अब मुझे बताओ मेरी ड्राइंग पावर कितनी है? मेरी ड्राइंग पावर है 44 और मैंने निकाले कितने हैं? 40। इसका मतलब मैंने प्रिंसिपल अमाउंट ही यूज़ किया है, कोई भी ब्याज ओवरड्यू नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई भी पुराना ब्याज ओवरड्यू नहीं है, कोई भी पुराना ब्याज ओवरड्यू नहीं है। 44 लाख रुपए मैं निकाल सकता हूँ, 40 ही निकाले हैं तो 4 लाख रुपए मैं और निकाल सकता हूँ, यानी मैंने पूरा प्रिंसिपल यूज़ नहीं करा, तो प्रिंसिपल तो ओवरड्यू हुआ नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल तो मैं और निकाल सकता हूँ अभी। अब आते हैं ब्याज पे। टोटल इंटरेस्ट डेबिट हुआ है मेरे खाते में 320 का, और टोटल क्रेडिट मेरा हुआ है 180 का। ये देखो जी, मैंने अपना ब्याज नहीं चुकाया, मेरा इंटरेस्ट बनता है 320 और मैंने इंटरेस्ट पे किया है 180 का। इसका मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है वो ओवरड्यू हो गया। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एनीवन इफ ओवरड्यू, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिखा था एनीवन इफ ओवरड्यू, तो इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया। इंटरेस्ट बनता है 320 का, दिया मैंने 180 का है, ओवरड्यू हो गया। 90 डेज आपको बता रखा है इन्होंने, तो सर ये एनपीए है। तो मैं रीज़न क्या बताऊंगा? रीज़न ये बताऊंगा कि टोटल इंटरेस्ट हैज़ बीन डेबिटेड फॉर ₹320 बट हैज़ बीन क्रेडिटेड फॉर ₹180। इट मीन्स इंटरेस्ट हैज़ बीन ओवरड्यू, इंटरेस्ट हैज़ बीन रिमेन्ड ओवरड्यू for 90 days, so it should be classified as NPA। अच्छा, मेरा ब्याज ओवरड्यू, प्रिंसिपल पे नहीं लिखूंगा मैं, तो ब्याज पे लिखूंगा। इसका आंसर दिखाना जिंदल सर, ये देखो इसका आंसर। ये देखो बेटे इसका आंसर, आंसर 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 आंसर, ये देखो इसका आंसर। Is credit in the account is sufficient to cover the interest debited during the period? क्या आपने ब्याज चुका दिया है? आंसर इज नो। अमाउंट इज नॉट overdue for a continuous period of 90 days? No. Amount is not overdue. नहीं जी, ओवरड्यू है 90 दिन तक। इन्होंने वही ना, इंस्टीट्यूट का आंसर है, सिंपल भाषा में नहीं लिखते। इसके 2 पॉइंट बना देते। पहला पॉइंट तो ये था, इसका आंसर तो 9 हो जाता।
फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट बनाते, यहाँ पे पेपर में अगर आ जाए ना तो दूसरा पॉइंट बनाना, इज अमाउंट रिमेन्ड ओवर ड्यू फॉर 90 डेज, फिर लिखते यस। इसका आंसर नो, कि क्या आपके खाते में ब्याज इन्होंने प्रॉपरली पे किया है, नो। क्या ये 90 दिन तक ओवर ड्यू है, यस, तो आंसर आ जाता एनपीए। सिंपल आंसर को वह घुमा घूम के बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। देखो एनपीए, पेपर में आप 2 पॉइंट बना के आना सिंपल लैंग्वेज में। क्या ब्याज इनके खाते में क्रेडिट हुआ, नो। क्या ये 90 दिन तक ओवर ड्यू है, यस, एनपीए। अच्छा, दूसरा केस आ गया। अब मैं आ गया जी सेकंड केस में। 60 लाख रुपीस की मेरी सैंक्शनड लिमिट है, ड्राइंग पावर मेरी 56 लाख रुपए की है, 4 लाख रुपए का ब्याज का डिफरेंस है, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 48। इसका मतलब मैंने अभी प्रिंसिपल ही पूरा यूज़ नहीं करा अपना, मैं 56 लाख रुपए निकाल सकता हूँ, अभी मैंने 48 ही निकाले हैं। इसका मतलब मेरा कोई भी प्रिंसिपल ओवरड्यू नहीं है, मैं लिमिट में चल रहा हूँ अभी अपने, ठीक है जी। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट बनता कितना है, 384, और अच्छा 0 कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब सारा इंटरेस्ट ही आउटस्टैंडिंग है। तो फिर ये केस और ये केस, इनका आंसर सेम है, वही लैंग्वेज आएगी, वही सब कुछ आएगा। ये देखो सेम लैंग्वेज, नो, यस, और आंसर भी एनपीए। तो केस 1 केस 2 सेम है। ब्याज आप कम जमा कराओगे या नहीं दोगे, दोनों एक ही केस है, ओवरड्यू तो हो ही गया ना। अच्छा, फिर मैं आ गया तीसरे केस में। तीसरा केस क्या कहता है, मेरी सैंक्शनड लिमिट है 55 लाख की, ठीक है, ड्राइंग पावर कितनी है 50 लाख की, और मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है 56 लाख। जो लो जी लो पड़ गया पंगा, 56 लाख रुपए आप निकाल चुके हैं, 50 लाख रुपए की ड्राइंग पावर है, 6 लाख रुपए का आपका प्रिंसिपल ही आउटस्टैंडिंग चल रहा है, ओवरड्यू हो गया। जब आपकी लिमिट 50 की है तो आपने 56 कैसे निकाल ली, इसका मतलब 6 लाख रुपए ब्याज पे ब्याज 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 लगता रहा, तो पुराना ब्याज 6 लाख रुपए आपका ओवरड्यू हो गया। लेकिन आपका जो नया ब्याज 448 है वो आपने पूरा जमा करा दिया, ब्याज जो बनता है वो पूरा है, लेकिन प्रिंसिपल ओवरड्यू हो गया इसमें। तो अब इसमें क्या है ना, आंसर जो है, the credit in the account is sufficient to cover the interest but amount outstanding in excess of the sanctioned limit, sanctioned drawing power for a continuous period of NPA। 50 लाख के 56 हो गए, 6 लाख तो पुराना दो ना, वो ओवरड्यू हो गया वो 6 लाख, तो इंटरेस्ट तो पूरा आ गया लेकिन पुराना 6 लाख तो दिया नहीं आपने, वो तो क्लियर करो। तो इसमें प्रिंसिपल वाला क्लॉज लग गया, इसलिए वो एनपीए हो गया। जब मैं केस नंबर 4 में आया, 42 लाख 30 लाख, क्या प्रिंसिपल ओवरड्यू है, नो। 240, क्या इंटरेस्ट ओवरड्यू है, नो। ब्याज बनता है 240, आपने चुका दिया 320, तो आप तो प्रॉपर ब्याज, आप टाइम से ब्याज आपने ज़्यादा चुका दिया, जितना ब्याज बनता है उससे ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो ओवरड्राफ्ट कम कर देगी। तो क्या ये ना कोई प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है ना कोई ब्याज आउटस्टैंडिंग है, तो फिर तो ये परफॉर्मिंग है, एनपीए कैसे हुआ। अच्छा दोनों, अच्छा ये भी यस और यहाँ पे नो। क्या कोई अमाउंट 90 दिन तक ओवरड्यू है, नो। क्या सफिशिएंट अमाउंट है, यस, परफॉर्मिंग एसेट है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन देख लेना बेटे ज़रा, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है जी। 6 हो गया, 6 में तो एएस भरे पड़े थे, एक होल्डिंग हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, फिर एनबीएफसी हो गया, बैंकिंग हो गया, बायबैक हो गया, है ना। सारे चैप्टर टच कर देते हैं ये। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 तो सर मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि मुझे कराना ही नहीं। 3A अमेलगामेशन ऑफ कंपनीज, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है शायद ये।
3A क्वेश्चन नंबर 8 है जी। कौन सा क्वेश्चन है ये? हरी लिमिटेड, वायु लिमिटेड। मैंने क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 8, हरी लिमिटेड, वायु लिमिटेड, जिसमें हरी ने वायु को टेक ओवर किया था। डिट्टो कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये। देखो आंसर में, सॉरी आंसर में नहीं, क्वेश्चन में वही पॉइंट्स हैं डिट्टो सारे के सारे, एक भी पॉइंट का अंतर नहीं है। इसमें एलेक्स और बीटा के नाम से है, हमारी बुक में हरी लिमिटेड, वायु लिमिटेड के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 8 आप चेक कर लेना प्लीज। फिर इसका बी पॉइंट, लिस्ट द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड एज पर AS 14 फॉर एन अमेलगमेशन टू बी इन द नेचर ऑफ मर्जर इन केस ऑफ कंपनीज। मर्जर का आपको कंडीशन बतानी है, यानी पूलिंग इंटरेस्ट मेथड का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, कहते कंडीशन बताओ मर्जर की क्या होती है, तो बता दो। पहली कंडीशन बुक वैल्यू, ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज शैल बी टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी एट बुक वैल्यू, कोई सिलेक्शन नहीं कर सकते। नंबर 2, ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज आर मैंडेटरीली टू बी टेकन ओवर। अच्छा, बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस को भी टेक ओवर करना है बुक वैल्यू पे, 90% शेयर होल्डर की परमिशन लेनी है, वेंडर कंपनी का बिजनेस परचेजिंग कंपनी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। याद है, पीसी की पेमेंट शेयर्स में जाएगी। वो सारी कंडीशन जो पूलिंग इंटरेस्ट में लिखी है आपने चिपका देना है यहाँ पे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 16 नंबर का प्रैक्टिकल, 4 नंबर की थ्योरी, 20 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन अमेलगामेशन में से दे रखा है एमटीपी में। मुश्किल कुछ ना है, क्लास बुक का किया हुआ क्वेश्चन है सर, प्लीज ऐसे मत देखो। हरी लिमिटेड वायु लिमिटेड वाला क्वेश्चन देखो, मेरे को मत देखो। मर्जर आपकी कॉपी में लिखा हुआ है सारी कंडीशन। मेरा तो टाइम बच गया, बढ़िया हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 करवाना ही नहीं पड़ा, है ना जी। अब मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, और ये क्वेश्चन है HRCM का। किस चीज़ का? HRCM का। ये रही कैपिटल 1 2 3 76 48 36 76 48 36। PSR बताओ क्या है इनका? इनका PSR है सर 221। मैं अभी लिस्ट बना के दे देता हूँ आपको। 221, तो ये आ गया 38,000, ये आ गया 24,000, ये आ गया 36,000। बताओ मिनिमम कितना है? मिनिमम ये रहा 1 2 3 48,000 48,000 24,000। तो ये आ गया एक्सेस कैपिटल 38, ये आ गई एक्सेस कैपिटल 0, और ये आ गई एक्सेस कैपिटल 36 - 24 12,000। प्रेजेंटेशन क्लास नोट्स में देखो जाके HRCM में। फिर हम लिखेंगे 21, ये आ गया 19,000, ये आ गया 12,000 टूं टूं, तो ये आ गया 12 दूना 24, एक सेकेंड, ये 38 नहीं है 28 है, ये 38 नहीं है 28 है, क्योंकि 76,000 में से 48,000 माइनस करेंगे तो 28 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 14,000। कोई बात नहीं, फिर भी 12 ही मिनिमम है, तो 24 और 12, तो एक्सेस आ गया यहाँ पे 4,000, यहाँ पे नील। और मैंने क्लास में क्या बोला था? ये जो आखिरी के 3 अमाउंट होते हैं ये आपका आंसर होता है सर। ये जो आखिरी के 3 अमाउंट होते हैं ये आपकी पेमेंट की सीक्वेंस होती है। तो आपने इसमें क्या बनाई सीक्वेंस? फर्स्ट 4,000 रुपीज़ किसको मिलेंगे? ए को। नेक्स्ट 24 और 12 36, 36,000 रुपये ये मिलेंगे ए और सी को 2:1 में। और उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस जो रहेगा वो मिलेगा ए बी सी को 2:1 में। ये सीक्वेंस आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। HRCM का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको इंस्टॉलमेंट्स बनाने हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं सबसे पहले पेमेंट टू पार्टीज। हम बनाते हैं सबसे पहले पार्टीज, तो इसमें आता है आउटसाइड
पार्टनर का लोन और पार्टनर की कैपिटल, ये बनाते हैं हम सबसे पहले, तो यही बनाते हैं ना। तो हमने बैलेंस शीट चेक करी, बैलेंस शीट में कितना है 30,000, 10,000 और 1,60, ये 30,000 है, ये 10,000 है और ये 1,60 है। इसमें से 1,000 रुपये का डिस्काउंट है, वो बाद में पता लग जाएगा आपको, छोड़ो। अब मेरे पास आएगी पहले इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी, ये देखो, expenses of realization were estimated to be 5,400 but actual amount spent 4,000 and this amount was paid on 15th of September। इनको लगता था कि 5400 रुपये का एस्टिमेशन है एक्सपेंसेस का, तो मेरे पास जो कैश पड़ा है मैं इसमें से 5400 रुपये साइड में कर देता हूँ, बाकी के 5,400 मैं यूज़ कर लूँगा। और मेरे पास पहली इंस्टॉलमेंट आई है 5 जुलाई को। तो अगर मैं पहली इंस्टॉलमेंट की बात करूं 5 जुलाई को है जो, तो मेरे पास 10,800 पड़े थे, मैं उसमें से एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को साइड में कर देता हूं और एक मेरे पास जो कलेक्शन आया है 25,200 का वो मैं ऐड कर लेता हूं, तो ये इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 30,600। इसमें से 29,000 इसको दे दो, 1,600 इसको दे दो। क्यों, ये देखो ना, क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिटर्स को 29,000 रुपये दे के फुल सेटलमेंट में ख़त्म कर दो, तो देने या 30 दे दिए, 29,000 रुपये आपका डिस्काउंट हो गया, छोड़ दिया हमने, तो बाकी के 1,600 रुपये जो बचेंगे वो इनको दे देंगे हम। फिर हमारे पास आए हैं 60,000 रुपये, फिर हमारे पास आए हैं 60,000 रुपये सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। तो 60,000 रुपये में से पहले तो इनको देंगे 8400 रुपये, बाकी बचेंगे 51,600, वो इनको दे देंगे। फिर आएंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में, थर्ड इंस्टॉलमेंट में मेरे पास आए हैं 80,000, लेकिन 1,400 रुपये बचेंगे मेरे पास। क्यों, 5,400 का प्रोविज़न बनाया था, 4,000 की पेमेंट है, 1,400 रुपये बच गए, वो इसमें जोड़ देंगे, 81,400 की पेमेंट है, वो इनको दे देंगे, बस। ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा नील। यहाँ लिख देंगे 1,000 रुपये नील, यहाँ देख लेंगे क्या आ रहा है, 1,60 देना था, 51,600 और 81,400, 27,000। फिर लिखेंगे डिस्काउंट 1,000, तो ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस नील नील 27,000। इसको लास्ट में टैली कर लेंगे। अब आपको बांटना क्या है, अब आपको 51,600 रुपये पे दिमाग लगाना है। क्यों, क्योंकि पार्टनर के लिए लगता है HRCM, तो 51,600 रुपये को बांटने पे दिमाग लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, 51,600 में से सबसे पहले 4,000 रुपये मिलेंगे ए को, मैं ये लिख देता हूँ। फिर अगले जो हैं, अभी लिस्ट बनाई तो थी हमने 36,000, अगले जो 36,000 रुपये हैं वो मिलेंगे ए और सी को 2:1 में, 24 ये ले जाएगा, 12 ये ले जाएगा, और जो बैलेंस बचेंगे 51,600 में से जो बैलेंस बचेंगे 36 और 4 40, 11,600, इसको बांट देंगे हम 3 लोगों में, ए बी और सी में 2:1, तो 4640 ये ले लेगा, 4640 ये ले लेगा और 2320 ये ले लेगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा अगला बताओ ज़रा पेमेंट। अगली पेमेंट है 81,400, ये तो 2:1 में बांट देंगे। ये क्वेश्चन है, ये बेटे करने वाला, क्लास में क्या किया हमने और यहाँ क्या कर रहे हैं आप देख लो, लेवल का अंतर देख लो आप। मैंने तो आपको क्लास में रिवाइज्ड एक्सेस कैपिटल के भी क्वेश्चन कराए हैं कि हमने सीक्वेंस बना दी, पार्टनर ने वो सीक्वेंस तोड़ दी, फिर रिवाइज्ड एक्सेस बनाओ जी, इतने लेंथी क्वेश्चन किए हुए। ये क्या लेवल के क्वेश्चन आप देख लो आप। और बच्चा अगर बोले जी मेरे से नहीं हो रहे सर, मैं इसमें बिल्कुल हेल्पलेस हूँ,
ये देखो सर, ये तो खैर बायबैक वाले क्वेश्चंस हो गए सारे, सिंपल 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 सिंपल। ये अमेलगामेशन हो गया, सिंपल 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 सिंपल। ये देखो सर 4,000, 36,000, 11,600 ये बांट रखे हैं इन्होंने। और ये हमने जो एक्सेस कैपिटल की वर्किंग बनाई थी वही सेम वर्किंग यहाँ पे है। आखिरी के 3 अमाउंट नज़र आ रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड है। थर्ड का तो कोई पंगा ही नहीं है, थर्ड में तो लगना ही PSR में। ये इसका आंसर है जी, ये देखो आप, ये आंसर बना हुआ है। मेरे पास बेटे कुछ हो तो मैं बताऊं आपको। लो जी, इसके बी पॉइंट में आ गए। इसका बी पॉइंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। HRCM वाला 12 नंबर का क्वेश्चन था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? एक्सप्लेन गार्नर वर्सेस मर्रे रूल एप्लीकेबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। आपको बताना है गार्नर वर्सेस मर्रे रूल क्या है। तो सिर्फ आपको ये लिखना है थ्योरी में कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसके अकाउंट में डेफिसिट आ जाता है तो ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है। तो सॉल्वेंट पार्टनर डेफिसिट को अपनी कैपिटल रेशियो में बांटते हैं, और जो कैपिटल रेशियो है वो ओपनिंग कैपिटल रेशियो होती है, और उसमें रियलाइजेशन की कोई भी एंट्री एडजस्टेड नहीं होती। अगर कैपिटल अकाउंट की नेचर फिक्स्ड होती है तो कुछ भी ऐड नहीं करते, और अगर फ्लक्चुएटिंग होती है तो सारे प्रॉफिट, सारे रिजर्व डिसोल्यूशन की डेट तक जो होना चाहिए वो फ्लक्चुएटिंग निकाल लेते हैं हम। ये लिखना आपने। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस है तो सॉल्वेंट पार्टनर्स को अपनी सॉल्वेंसी प्रूव करने के लिए कैश भी लाना पड़ता है। ये गार्नर वर्सेस मर्रे जो हमने क्लास में एप्लीकेबल किया वो थ्योरी में डाल देना आपने, सारा नोट लिखवाया हुआ है, उठा के वहाँ चिपका दिया। फिर हमसे क्वेश्चन कह रहा है स्टेट दी कंडीशंस व्हेन दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। अब आपको वो सिचुएशन बतानी है जब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। बड़ी सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर 1 अगर कोई सॉल्वेंट पार्टनर है और उसका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, बहुत क्वेश्चन किए हमने, पार्टनर सॉल्वेंट है लेकिन ओपनिंग कैपिटल बैलेंस नेगेटिव है, तो वो डेफिसिट में आने से बच जाएगा, वो OCR में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2 दो ही पार्टनर हैं और एक इंसॉल्वेंट हो गया तो OCR बना के क्या करेंगे, 2 पार्टनर है एक इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका डेफिसिट दूसरे को उठाना ही पड़ेगा। तीसरा केस, पार्टनरशिप डीड में पहले लिख दिया था हमने कि जो डेफिसिट आएगा इंसॉल्वेंसी का वो कैसे बटेगा। चौथा, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, क्या करोगे, OCR बना के आप बताओ। ये सिचुएशन लिखनी थी आपको। फिर इसका C पॉइंट देखो आप। A के पास 80% शेयर हैं B के, समझ गया मैं बात, होल्डिंग सब्सिडरी की बात हो रही है। A ने माल बेचा है 180 लाख रुपए में B को, नहीं 180 का माल 200 में बेचा है, 20 लाख रुपए बनाए हैं किसने, होल्डिंग ने। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा है तो डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। होल्डिंग बेच रहा है सब्सिडरी को तो प्रॉफिट किसने कमाया, होल्डिंग ने। तो सारे का सारा एलिमिनेशन भी कौन कराएगा, होल्डिंग कराएगा। अभी एक हमने होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन किया था, उसमें अपस्ट्रीम थी तो उसमें हमने प्रॉफिट को स्प्लिट ऑफ कर दिया था होल्डिंग और MI में, लेकिन यहाँ कौन कमा रहा है, यहाँ पे कमा रहा है होल्डिंग, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, सारा प्रॉफिट कौन हटवाएगा, होल्डिंग हटवाएगा, 20 लाख का प्रॉफिट। दी एंटायर इन्वेंट्रीज रिमेन अनसोल्ड बी लिमिटेड, सारा स्टॉक पेंडिंग पड़ा है तो सारा स्टॉक में प्रॉफिट एलिमिनेट करो। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस ट्रांजैक्शन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। पेपर में आप लिख के आओगे द गिवन ट्रांजैक्शन इज डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन एंड होल्डिंग कंपनी हैज अर्न्ड 20 lakh rupees profit on this transaction, so holding company will eliminate it out of its own P&L. So in consolidated balance sheet we will eliminate 20 lakh rupees from consolidated P&L and 20 lakh rupees from consolidated inventory। एक तरफ से स्टॉक कम करेंगे, एक तरफ से प्रॉफिट कम करेंगे और जय श्री राम बोल के आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटे, ये कोई क्वेश्चन है, बताओ क्या MTP बनाई है। एक ड्रॉबैक है बस पूरे MTP के अंदर, एक ड्रॉबैक है और वो है लेंदी।
एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट, एक के अंदर 2 पार्ट, एक के अंदर 3 पार्ट, ढेरों क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑन टाइम पेपर कंप्लीट नहीं होता, ये बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे को आता नहीं था, वो ये कह सकता है मेरे से पूरा नहीं हुआ पेपर। उसके लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। सर स्पीड कैसे बढ़ती है? स्पीड बढ़ती है विल पावर से, प्रैक्टिस से। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का क्वेश्चन है, इंटेंजिबल का। और ये बेटे है क्लास बुक का क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा आपको, ये किया हुआ है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्लास बुक का क्वेश्चन है जी, आप देख लेना बेटे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, एएस में से आता है, आप देख लेना सर। अच्छा, और लो जी, ये AS 7 का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का क्वेश्चन है। ये भी क्लास बुक का क्वेश्चन है। सेल्फ रीडिंग क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले मेन क्वेश्चन है, फिर सेल्फ रीडिंग क्वेश्चन है। सेल्फ रीडिंग का क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर मैं आपको इसका आंसर चेक कराऊं तो मैं बता देता हूँ। AS 7 का क्वेश्चन है, बच्चे कहेंगे कराया नहीं। पहले ये बताओ जी वर्क सर्टिफाइड कितना है, फिर ये बताओ वर्क सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड कितना है, इन दोनों का टोटल बताओ जी कितना है। ये बनता है 7,500। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। इसको मैं बोल सकता हूँ एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। अच्छा, अब बताओ मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी बता रहा है हमें? 8750। तो 7500 प्लस 87,500 8750, ये आ गया 16,250। आपको ये बताना है कि कितना रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ेगा। तो 7,500 डिवाइडेड बाय 16,250। फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। तो ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी आपकी 46.15%। तो 46.15% को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ, मेरा 12,000 है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ जाएगा 5538। और अगर आप मुझे बताओ, मैं P&L बना रहा हूँ, 5538 का मेरा रेवेन्यू है और 7,500 रुपये की मेरी एक्चुअल कॉस्ट है, तो मुझे लॉस हो जाएगा। मुझे लॉस नज़र आ रहा है इसमें 1962 का, ये मेरा एक्चुअल लॉस है। मैं ध्यान रखूँगा 1962 मेरा एक्चुअल लॉस है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन का मैंने एक पार्ट करा दिया। फिर क्वेश्चन कहता है जी बताओ WIP कितनी है? WIP तो ये 7,500 क्या है आपका? WIP तो है, जितना पैसा आप खर्च कर देते हैं वो WIP है आपकी। अच्छा, फिर क्वेश्चन हमें कहता है आप हमें बताओ प्रॉफिट और लॉस कितना आएगा इस साल का। इसके लिए एक पंगा ये पड़ गया कि 16,250 मेरा एस्टिमेशन है और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 12,000 है। तो एक्सपेक्टेड लॉस नज़र आ रहा है मेरे को इसमें 4,250 का। तो एक्सपेक्टेड लॉस मेरा 4,250 का है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसका ब्रेकअप भी दिखा सकते हो। 46.15% जितना काम पूरा हो गया है वो तो आपका है एक्चुअल लॉस, और जितना काम अभी पूरा होना बाकी है कितना 53.85%, उसके लिए प्रोविज़न बनाना पड़ेगा आपको। तो अगर आप मेरे से पूछें प्रॉफिट लॉस, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले एक्चुअल लॉस मेरा कितना है। तो 7,500 रुपये मेरी कॉस्ट है, 5538 मेरा रेवेन्यू है, तो 1962 ये मेरा एक्चुअल लॉस है। ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये मेरा रेवेन्यू है। अब मैं लिखूँगा प्रोविज़न फॉर एक्सपेक्टेड लॉस 16,250 माइनस 12,000
इंटू 53.85%। प्रोविज़न हमेशा बनाते हैं एक्सपेक्टेड लॉस के लिए, तो जो काम अभी पूरा ही नहीं हुआ उसके लिए प्रोविज़न बनेगा 53.85%। डबल 8 टोटल बनाओ 4250 का मेरा लॉस है। स्टडी मटेरियल में MTPs में शॉर्टकट मारते हैं सीधा कि जी ये लो 4250 का आपका लॉस है, लेकिन कायदे से आपको ब्रेकअप दिखाना चाहिए कि हमारा कंप्लीटेड स्टेज के हिसाब से ये एक्चुअल लॉस है और इनकम्प्लीटेड स्टेज के हिसाब से हमारा ये एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविज़न है। ब्रेकअप दिखाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे आंसर में शॉर्टकट मार के सीधा बोल देते हैं 4250, यहीं से देख लेते हैं। ये गलत है। आपको मैंने ब्रेकअप दिखाया क्लास के अंदर हमेशा कि कंप्लीटेड के लिए एक्चुअल होता है और जो भी पेंडिंग पड़ा है येट टू बी कंप्लीटेड है उसके लिए प्रोविज़न बनाते हैं। आंसर वही आएगा चाहे, पर प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगा। 4250। फिर हमें कहता है बताओ जी अमाउंट ड्यू या ड्यू फ्रॉम कितना है, ये भी फॉर्मूला आपको पता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एक्चुअल कॉस्ट, प्लस माइनस करते हैं प्रॉफिट लॉस, और फिर माइनस कर देते हैं बिल्ड अमाउंट। कलेक्टेड हो या नॉट कलेक्टेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट है 7500, मेरा नुकसान कितना हो गया 4250। बिल्ड देखो कितना है, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड और येट टू बी रिसीव्ड। बिल्ड मेरा 7000 है जी, 7000 है, तो ये ड्यू टू आ जाएगा, नेगेटिव आ गया फिगर। तो ये आ गया 3750। इसको बोलेंगे अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। कस्टमर को बिलिंग हमने ज़्यादा कर दी, काम उसका कम किया है, तो अमाउंट ड्यू है। अगर हमने काम ज़्यादा किया हो बिलिंग कम हो तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर बन जाता है। ये सारी वर्किंग बेटे क्लास में की हुई है आपने। आप इसका RTP का या MTP का आंसर चेक करोगे, अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसका वो तो ये S20 वाला, ये देखो सारा पार्ट ये तो शॉर्टकट मार के सीधा बोल दिया 4250। ये शॉर्टकट मारते हैं हमेशा, हमने ब्रेकअप दिखाया है। फिर WIP की बात है, तो जितना काम अभी चल रहा है वो सारे WIP है। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा पूरा हो गया, वही 40% 15 कहते ये आपका कंप्लीशन स्टेज है, ये आपका रेवेन्यू आ गया, टैली हो गया ये तो। फिर अमाउंट ड्यू टू निकालना है, ये रही 3750, अमाउंट ड्यू टू है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस और फिर बिल्ड अमाउंट आपकी। और मैंने तो क्लास में अमाउंट ड्यू टू ड्यू फ्रॉम के स्पेसिफिक क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको। मैं ये पता बार बार क्यों बोलता हूँ, मेरे को बार बार बोलना पड़ता है बेटे मैंने करवाया, अच्छा नहीं लगता पर बोलना पड़ता है। क्यों, जो स्टूडेंट्स मेरे हैं उनको तो पता है कि करवाया, लेकिन अगर ये वीडियो कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा हो जो मेरे से नहीं पढ़ा तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है क्लास में, इसलिए बोलता रहता हूँ। ये इसका B पार्ट है, ये आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में, और मैंने इसमें आपको सेल्स, सर्विस, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी, ये सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करने के बारे में बताया। तो मैंने उसमें एक सर्विस इनकम बताई थी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ का। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के लिए मैंने आपको हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं गया पंजाब केसरी के ऑफिस में और मैंने बोला पंजाब केसरी वालों को कि मुझे आपके फ्रंट पेज के ऊपर एक ऐड लगवानी है अपनी क्लासेस की। कहते लाओ 25 लाख रुपए। मैंने 25 लाख का चेक काट के दे दिया। मुझे बोलते हैं बताओ जी ये ऐड आपने कब लगवानी है। मैंने बोला ये ऐड आप 31 मार्च को लगा देना। 31 मार्च का अखबार सब लोग पढ़ते हैं। तो मैंने उनको पैसे दिए, 25 लाख रुपए का चेक काट दिया और उन्होंने 31 मार्च को वो ऐड पब्लिक के सामने डिस्प्ले कर दी बाय प्रिंटिंग ऑन न्यूज़पेपर। तो आप अगर मैं आपसे पूछूं जी वो जो 25 लाख रुपए मैं उनको दे के आया था वो पंजाब केसरी वाले इनकम मानेंगे या एडवांस फ्रॉम कस्टमर मानेंगे, तो आप बोलोगे इनकम मानेंगे। क्यों, 31 मार्च को फिनेंशियल ईयर एंड होते होते वो ऐड पब्लिक के सामने अपीयर हो गई थी, कंडीशन ख़त्म, सर्विस ख़त्म। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो पैसा कमाती हैं वो, मान लो इंडिया टीवी है, इंडिया टीवी वालों को मैंने 25 डिस्प्ले के पैसे दिए हैं और फिनेंशियल ईयर में 25 में से 23 डिस्प्ले हो गए हैं टीवी पे।
तो वो 23 डिस्प्ले का तो इनकम बुक कर लेंगे, 2 का एडवांस बुक करेंगे। अगर एडवर्टीजमेंट पब्लिक के सामने अपीयर हो जाती है, कहानी ख़त्म, पैसा हजम। वही क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखो। न्यू इरा पब्लिकेशन पब्लिशेज अ मंथली मैगजीन ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ। हर 15 तारीख को मैगजीन आती है इनकी। इट सेल्स एडवर्टाइजिंग स्पेस इन द मैगजीन टू एडवर्टाइजर्स ऑन द टर्म 80% ऑफ वैल्यू पेबल इन एडवांस एंड बैलेंस विद इन 30 days फ्रॉम द रिलीज ऑफ पब्लिकेशन। 80% पैसे अभी दे जाओ, 20% जब पब्लिकेशन निकल जाएगा तब दे देना। द सेल ऑफ स्पेस फॉर द March 20 इशू वॉज मेड इन Feb। मार्च में जो इशू आना था 15 मार्च को ही आना था ना, उसकी बुकिंग हमने फरवरी में ले ली थी और एडवांस ले लिया था। द मैगजीन वॉज पब्लिश्ड ऑन इट्स शेड्यूल। 15 मार्च को मैगजीन निकल गई, तो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ मैं 80% जो एडवांस लिया था उसका क्या करूं? इनकम बुक कर लो, मैगजीन आपकी पब्लिक को चलेगी, एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले हो गया आपका। तो एडवर्टाइजिंग जो एजेंसीज होती हैं, जब इनका एडवर्टीजमेंट पब्लिक के सामने अपीयर हो जाता है तो इनकम बुक हो जाती है। इट रिसीव्ड 2,40,000 ऑन 10th मार्च एंड 60,000 ऑन 10th अप्रैल। तो ये जो 240 है ये तो रिसीव हो गया, कैश अकाउंट में चला जाएगा, और जो 60,000 रुपये हैं ये इनकी बैलेंस शीट में रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स के नाम से दिखेंगे, और 3 लाख रुपए का रेवेन्यू P&L में डाल दो आप, क्योंकि आपका एडवर्टीजमेंट अपीयर हो गया है। लेकिन क्वेश्चन ये बात कहता है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इफ द पब्लिकेशन इज डिलेड टिल 2nd ऑफ अप्रैल। ऐसा क्या होता, आपके आंसर में क्या परिवर्तन होता अगर मैगजीन 2 अप्रैल को प्रिंट होती? मतलब 15 मार्च की जगह अगर 2 अप्रैल को मैगजीन जाएगी, इसका मतलब 31 मार्च तक आपका एडवर्टीजमेंट पब्लिक के सामने डिस्प्ले नहीं हुआ, तो जो 2,40,000 आपने ले रखे हैं, मैं इसको एडवांस मान लेता, रेवेन्यू नहीं मानता, क्योंकि जब तक एडवर्टीजमेंट पब्लिक के सामने अपीयर नहीं होती, इनकम नहीं होती। तो अगर पब्लिक के सामने एडवर्टीजमेंट 2nd ऑफ अप्रैल को अपीयर होगी तो इनकम अगले साल में शिफ्ट हो जाएगी, और 2,40 को मैं एडवांस बुक करूँगा। अगर मार्च का पब्लिकेशन मार्च में प्रिंट हो गया, मार्च में एडवर्टीजमेंट हो गई, तो रेवेन्यू आपका मार्च में पक्का, और अगर आपका पब्लिकेशन अगले महीने आएगा तो अगले महीने इनकम बुक दें, अगले साल देखेंगे आपको। इतनी सी बात है। तो पेपर में आपने क्या लिख के आना है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ AS 9 एडवर्टाइजिंग एजेंसी कैन रिकॉर्ड इट्स इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस only if the booked advertisement has been appeared in before the public. If advertisement is pending to be appeared before the public, the amount cannot be booked as revenue. If any amount has been received in advance, it will be shown in balance sheet as an advance. फिर आप in the given case March publication is on time, so the amount of rupees 3 lakh can be booked as revenue, and 60,000 can be shown as receivable in the balance sheet. In the second case, if magazine is delayed till 2nd of April, then the amount received in advance of rupees 240 will be shown in balance sheet as an advance, and no revenue can be booked on this behalf because advertisement is still pending to be appeared before the public. इतना सा आंसर है बस, और कुछ है ही नहीं। अच्छा अब जी इसमें जो है फर्स्ट का ए पार्ट ये आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में से, ये तो क्लास बुक का क्वेश्चन है जी, और क्लास बुक का बेटे क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्लास बुक का क्वेश्चन है। मैंने आपको 2 बातें बताई थी AS 18 में। नंबर 1, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप 365 दिन में से अगर 1 दिन के लिए भी रिलेशन बना है तो हम उसको रिलेटेड पार्टी की रिपोर्ट में रखेंगे, क्योंकि रिलेशंस 31 मार्च को नहीं ढूंढते, ड्यूरिंग द ईयर ढूंढते हैं। तो अगर 365 दिन में से 1 दिन के लिए भी आपका रिलेशनशिप रहा है किसी के साथ, तो वो रिलेटेड पार्टी की रिपोर्ट में आएगा। फिर एक बात और बताई थी कि रिलेशनशिप तो दिखा दिया, लेकिन ट्रांजैक्शन उसी पीरियड के दिखाने हैं जब तक आपका रिलेशनशिप था। अगर मान लो 1/4 को मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप हुआ और 30 जून को वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो 3 महीने मेरा रिलेशनशिप रहा है, रिपोर्ट में मैं डालूंगा 3 महीने के लिए। अब ट्रांजैक्शन मेरी हुई है इसके बाद, ट्रांजैक्शन हुई है अगस्त में, तो ट्रांजैक्शन नहीं दिखाऊंगा। क्यों? जब ट्रांजैक्शन हुई तब मेरा रिलेशन था ही नहीं।
तो इस रिलेशनशिप के दौरान जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो दिखाने होते हैं आपने। ये बात तो क्लास में डिस्कस कर रखी है हमने, वही चीज़ इन्होंने पूछी है। ये देखो, कोई मिस्टर आरव है, कोई KMP है, इसको रेमुनरेशन मिला है 3 लाख रुपए का उसकी सर्विस के लिए अप्रैल से लेके जून तक, और जुलाई को वो कंपनी छोड़ के चला गया। अगर जुलाई में कंपनी छोड़ के चला गया तो 3 महीने तो आपके पास था ना, रिलेटेड पार्टी तो है, बिकॉज रिलेशनशिप्स आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द पीरियड, नॉट ऑन बैलेंस शीट डेट। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, शुड मिस्टर आरव बी आइडेंटिफाइड एज रिलेटेड पार्टी ऑन बैलेंस शीट डेट? यस। रिलेशनशिप ढूंढते हैं हम 31 मार्च को, लेकिन पूरे साल के लिए, एक दिन के लिए भी रिलेशनशिप है वो आपका रिलेटेड पार्टी है। सेकंड पॉइंट में आगे, कोई कंपनी है जी, इन्होंने गुड्स बेचे हैं एसोसिएट कंपनी को फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि जून में एंड हो रही है, उसके बाद इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। हाउएवर गुड्स वर सप्लाइड कॉन्टीन्यूसली इवन आफ्टर। एक एसोसिएट है, पहले क्वार्टर में मेरा एसोसिएट था, 30 जून के बाद मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, लेकिन माल भेजा पूरा साल। तो मैं ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा सिर्फ अप्रैल से जून तक, जब तक मेरा रिलेशनशिप था। जून के बाद जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो रिपोर्ट में नहीं आएंगे। ये सारी बात हमने क्लास में डिस्कस की हुई है, और ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 22 है। MTP ख़त्म, पैसा हजम। जब दूसरा MTP आ जाएगा मैं शेयर कर दूंगा सर आपके साथ। ये पूरा मॉक टेस्ट पेपर बेटे मैंने आपका एक बार गो थ्रू करा दिया है, मुझे तो कुछ मिला नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे आप देख लेना। एक बैंकिंग सैंक्शन लिमिट वाला क्वेश्चन देख लेना बस, क्योंकि वो क्लास बुक में नहीं था, वो RTP का था। RTP कई बार दिमाग से निकल जाती है। वीडियो तो मैंने RTP की भी दी है आपको, तो RTP का वीडियो नहीं देखा तो भी क्वेश्चन समझा दिया मैंने। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।